स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ मुंबई स्टूडियो से मेरे सहयोगी विश्व मोहन भी जुड़ गए हैं। लगातार 3 दिनों की गिरावट के बाद बाजार आज संभलने की कोशिश कर रहे हैं और आज इंट्राडे में भी हमने अच्छा रिबाउंड देखा है। और अच्छी बात यह है कि मिड कैप स्मॉल कैप भी इस वक्त आपको हर निशान में कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। रिवर्सल ठीक है लोअर लेवल से। निफ्टी करीब 125 संभला है और अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो जो रिकवरी रही है करीब 325 की रही है और 59,000 के ऊपर आकर निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है। एचडीएफसी बैंक शुरुआती गिरावट के बाद थोड़ा संभला है, लेकिन सपोर्ट अच्छा मिल रहा है आज आईसीआईसीआई बैंक से और एक्सिस बैंक से। क्या बाजार की जो गिरावट थी क्या वो थक गई है या फिर अभी हमें 26,000 के लेवल का वेट कर लेना चाहिए? तेजी वाले क्या करें? ये सवाल अपने हम एक्सपर्ट से पूछेंगे। अगर आपको शॉर्ट करने का मन में ख्याल उठ रहा है, इसके जवाब भी जानेंगे। और ये पूरा का पूरा शो बहुत ही एक्शन पैक्ड है। अगले 1.5 घंटे तक आप हमारे साथ रहिएगा। क्या कुछ हम करने वाले हैं एक झलक आपके सामने रख देते हैं। तो 2:05 पर वायदा बाजार का हम चेक लेंगे, समझेंगे कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के जो डेटा हैं वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं इंडेक्स के लेवल को लेकर। अपने एक्सपर्ट को जोड़ेंगे, उनसे क्लोजिंग ट्रेड समझेंगे। दो दमदार शेयर जानेंगे आपके लिए ट्रेड के लिहाज से इस घंटे में, जहां पर आपके लिए पैसे बन जाएंगे 2:10 पर। ऑप्शंस के चैंपियन 2:40 पर, यानी कि ऑप्शंस का एक बेहतरीन सौदा होगा। 3 बजे मार्केट एट 3 लेकर आएंगे। बाजार खुलने से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ है, हल चल रही है बाजार की, पूरे दिन भर का कारोबार हम समझेंगे कुछ मिनटों में। और बीटीएसटी एसटीबीटी के ट्रेड होंगे 3:10 पर और इवेंट्स टू वॉच होगा 3:20 पर। यानी कि बाजार में कल कौन सी इवेंट्स होंगे और उसकी तैयारी आपको किस तरह से करके रखनी है, ये हम समझने की करेंगे कोशिश। तो शो पूरा एक्शन पैक्ड है, अब कहीं जाइएगा नहीं, लेकिन चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज के बाजार की हाईलाइट्स अभी तक क्या हैं। एक बार बड़ी बातें लेकर आएंगे स्क्रीन पर। तो बाजार में हम देख रहे हैं कि रिकवरी अच्छी है। खरीदारी आपको फिलहाल थोड़ी दिखाई देगी, लेकिन दिन के निचले स्तर से लगभग 125 अंकों के आसपास की रिकवरी निफ्टी में आ गई है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो आज जो रिकवरी है वो है करीब 325 अंकों की। 59,000 के ऊपर जाकर निफ्टी बैंक हम देखने की टिकने की कोशिश कर रहा है। करीब 90 अंकों के आसपास के गेंस रह गए हैं। थोड़ा सा फिर से वोलेटाइल ऊपरी लेवल पर हो रहा है और निफ्टी के जो गेंस थे करीब 40 अंकों के थे, उसको गंवा के निफ्टी कारोबार कर रहा है सपाट 25,825 के पास। आज बाजार को सपोर्ट कहां से है? आज हम देख रहे हैं कि टीसीएस से बढ़िया सपोर्ट है, इन्फोसिस से सपोर्ट मिला है। तो जो आईटी शेयर हैं वहां से बाइंग मोमेंटम आज बनता हुआ दिखाई दिया है। और टीसीएस ने पहली बार इनके एआई सर्विसेज से कितना रेवेन्यू आता है, आगे को लेकर क्या प्लान्स हैं, थोड़ा और विस्तार से बातचीत की है। एनालिस्ट मीट में कंपनी के सीईओ के कृतिवासन ने जो कुछ जानकारी शेयर की है और बाजार उसको लेकर काफी सकारात्मक आज बिहेव कर रहा है। मेटल शेयरों में तेजी है। रिकॉर्ड हाइस पर वेदांता का शेयर पहुंचा है, लगाया है तेजी का सिक्सर। 580 रुपए के ऊपर निकल गया वेदांता का भाव आज इंट्राडे में। और हम देख रहे हैं कि डीमर्जर को लेकर जो मंजूरी मिली है एनसीएलटी मुंबई से और कंपनी के जो कॉमेंट्स आ रहे हैं, हमने कल अनिल अग्रवाल से बातचीत भी की थी, वो सकारात्मक है काफी और शेयर में हम अब मूव लगातार बरकरार होते हुए देख रहे हैं। कैपिटल मार्केट शेयर में भी आज हम एक्शन देख रहे हैं। और इसके अलावा जो म्यूचुअल फंड वाली कंपनीज हैं, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो को लेकर फाइनल नियम आ गए हैं सेबी के और वो पहले ड्राफ्ट जो आए थे उसके मुकाबले थोड़ी सी राहत मिली है। और उसके चलते आज हमने देखा कि अक्रॉस द बोर्ड आज एएमसी स्टॉक्स में बाइंग हुई है। एचडीएफसी एमसी करीब 7% ऊपर, वादा का ये टॉप गेनर है। और उसके अलावा हमने देखा कि यूटीआई एएमसी हो, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी हो, ये तमाम शेयर आज के सत्र में उड़ान भरते हुए दिखाई दिए हैं। उनकी आगे हम बातचीत करेंगे कि क्या क्या ट्रिगर्स बने हैं। लेकिन इसके अलावा थोड़ा और डीप डाइव करते हैं बाजार में और समझते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट कहां पर जबरदस्त है, तेजी का या फिर मंदी का। विश्व मोहन ने की है पूरी चर्निंग और कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर आज एक्शन तेज है उसकी सूची बनाकर लेकर आए हैं। विश्व मोहन बताइए आज क्या हो रहा है बाजार में? देखिए, बजर्स की लिस्ट में सबसे पहले बात करेंगे, हालांकि आपने इस पे ज़्यादा रिसर्च किया है। कैपिटल मार्केट कंपनियों में जिस तरह की तेज़ी शुरुआती कारोबार से दिख रही है, ये तेज़ी इसलिए आई है कि अक्टूबर में जो प्लान था, जो प्रस्ताव था, उसके हिसाब से जो एक्सपेंस रेशियो था उतनी यहाँ पर कटौती नहीं की गई है जितना अनुमान। और जो इम्पैक्ट होगा उनके रेवेन्यू पे काफ़ी कम होगा, जो इन्होंने अनुमान लगा के जो फैक्टर इन करके बाजार चल रहा था, इस वजह से ये तेजी आई है। ये नहीं है कि जो एक्सपेंस रेशियो कम कर दिया है तो इनको फायदा होगा, इनके रेवेन्यू को हिट जरूर होगा लेकिन कम होगा जो ये मानकर चल रहे थे। और साथ ही दूसरा, इसमें से कुछ
ये जो इकोसिस्टम है प्लेटफॉर्म को भी पास ऑन भी कर देंगे, तो जो ओवरऑल इंपैक्ट होगा वो और भी कम हो जाएगा। वो हार्डली 0.03% के आसपास ही बैठता है। इस वजह से इस तरह की तेजी हम देख रहे हैं। ऑटो शेयरों में देखिए तो लगातार यहां पर चौथे दिन बिकवाली दिख रही है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, हालांकि कमर्शियल व्हीकल ही एकमात्र ऐसा स्टॉक है जहां पे जबरदस्त तेजी है। अदरवाइज यहां पर देखिए पैसेंजर व्हीकल में कितनी गिरावट है। M&M, बजाज ऑटो, आयशर मोटर्स, यहां पर काफी ज्यादा गिरावट दिख रही है। हालांकि मारुति के मैनेजमेंट की कमेंट्री जब इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में मैनेजमेंट बोल के गए हैं, फिर वहां से सुधार मारुति में देखने को मिल रहा है। जो गिरावट थी शुरुआती वो काफी अब गायब हो गई है। रियलिटी शेयरों में यहां पर तेजी दिख रही है। IT और दो ऐसे सेक्टर है आज के सत्र में जहां पर तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। ब्रिगेड देखिए 1.5% की तेजी है, लोढ़ा में तेजी है, DLF और प्रेस्टीज ये दोनों ऐसे काउंटर है जहां पर आज दबाव दिख रहा है। लेकिन दिन के निचले स्तरों से देखेंगे तो DLF में भी यहां पर सुधार देखने को मिल रहा है। तो यह है रियलिटी शेयरों का हाल। इंडिगो 3 दिन की दिक्कतें 19 साल की उपलब्धि पर भारी नहीं होगी, ऐसा मैनेजमेंट ने कहा है। और ये एक जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है और साथ ही ब्रोकरेज हाउसेस के जो अपग्रेड आए हैं उसका फायदा यहां पर मिला है इंटरग्लोब को। और आज के सत्र में देखिए 3% तक की तेजी यहां पर दिख रही है। इसके अलावा एक और स्टॉक है सन फार्मा। यहां पर इनके बैस्का यूनिट को USFDA से OAI मिला है। जो इनकी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस होती है उसमें कमियां पाई गई है, उस वजह से ये आपत्तियां जारी की गई थी और उसका दबाव यहां पर साफ तौर से दिख रहा है। 3% से ज्यादा की गिरावट सन फार्मा में दिख रही है। ओला इलेक्ट्रिक मैनेजमेंट का, प्रमोटर का भरोसा खुद की कंपनी में कम होता दिख रहा है। वो लगातार 2 दिनों से शेयर्स बेचे हैं। ब्लॉक डील के जरिए उन्होंने पिछले 2 दिनों में करीब 7 करोड़ शेयर्स उन्होंने बेच दिए हैं और उसका एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट गिर गया है और 31 रुपए तक फिसलकर ये काउंटर आ चुका है। तो एक बड़ी गिरावट कह सकते हैं ओला में लगातार यहां पर देखने को मिल रही है। ये चलिए, ये तो बजट्स की लिस्ट हुई, लेकिन अब बाजार में ऐसे कौन कौन से सेक्टर है जहां पर अच्छी तेजी दिख रही है, बाजार का सेंटीमेंट क्या कह रहा है। अगर आप इंडेक्स लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं तो कौन कौन से की लेवल्स आपको ध्यान में रखने चाहिए, ये समझते हैं अभिषेक से। अभिषेक बताइए। विश्वमोहन, लेवल्स पर आने से पहले ये बता देते हैं कि आज जो रिकवरी आई है इंट्राडे में उसके पीछे की वजह क्या है। देखिए, एक वजह तो ये है, थोड़ा लिक्विडिटी का क्रंच हो गया था बाजार में, क्योंकि हमने देखा था कि कई बड़े IPOs थे। ICC प्रू का भी IPO था। तो धीरे धीरे IPOs की जो लिस्ट है ना थोड़ी पीछे छूट रही है, तो बाजार में लिक्विडिटी का जो फोर्स है वो लौटेगा। दूसरी चीज़ ये है कि रुपया रिकवर कर रहा है और रुपया अगर रिकवर करता है तौर पर थोड़ा FIs के फ्रंट पर थोड़ी कुशनिंग मिल जाती है, तो ये एक फैक्टर है। FIs की हालांकि वो देखिए प्योरली ब्लॉक डील के चलते आई है, बट सेंटिमेंटल इंपैक्ट आता है जब आप आंकड़ों में हरा निशान देखते हैं। तो देखते हैं कि क्या FIs की जो बाइंग है वो क्या वो आज फिर टिकती है। मुझे उसको लेकर थोड़े से शक हैं, लेकिन हरा निशान दिखा तो थोड़ा सा उसने ट्रिगर का काम किया। बाकी क्रूड वगैरह हमारे बिल्कुल कंफर्ट रेंज में है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बाजार के मोमेंटम को थोड़ा सुधारा है और हमने देखा कि जो मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं उसमें भी लोअर लेवल से स्ट्रेंथ लौटती हुई दिखाई दी है। स्मॉल कैप इंडेक्स ने भी अपने अहम सपोर्ट को आज प्रोटेक्ट किया है। आज अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो बाजार को जो सपोर्ट करने वाले जो सेक्टर्स हैं, हम देख रहे हैं कि IT हो गया, रियल एस्टेट हो गया, मेटल, सिलेक्टिव बैंकिंग स्टॉक्स, ये बाजार को सपोर्ट करने काम कर रहे हैं। लेकिन जो पूरा का पूरा जो एनर्जी खेमा है, पावर हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया, ये कमजोर हैं। इसके अलावा ऑटो की बातचीत कर रहे थे कि वहां पर वीकनेस है, ऑटो शेयर कमजोर है। फार्मा में, इंफ्रा शेयरों में आज हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम ग्लोबल क्यूज की बात करें फिलहाल तो आप देखेंगे कि डाउ फ्यूचर थोड़ा नरम है। नेस्डेक फ्यूचर में करीब 1.25 अंकों के आसपास की तेजी है कल 400 अंकों की गिरावट के बाद। और यूरोप के बाजार जो खुले हैं वो मिक्स्ड खुले हैं। तो बाजार के लिए ऐसा नहीं कि कोई ऐसा कोई तगड़ा वाला सेंटिमेंट बिल्ड हो गया है, बट ये कि हाँ कुछ जो चीजें टेंशन क्रिएट कर रही थी उस फ्रंट पर थोड़ी राहत भी निकल के आ रही है। मेरा मानना यह है विश्वमोहन कि जब तक 26,000 का लेवल अचीव नहीं हो जाता तब तक बाजार में मतलब बुलिश स्टांस नया क्रिएट करना ये थोड़ी सी जल्दबाजी हो जाएगी। आज तो देखिए 3 दिन की गिरावट पर सिर्फ ब्रेक लगी है। बाजार कितना ऊपर है, निफ्टी का आप देखिए लगभग आपको सपाट ही दिखाई देगा। 10 अंकों की तेजी है। हाँ, लोअर लेवल से स्ट्रेंथ आई है, ये बात अलग है। और अब तो लाल निशान में फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब तक 26,000 के लेवल नहीं आ जाते हैं तब तक आपको ना थोड़ा सा
माने कि इंडेक्स अगर आप दूर रह लें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो 20 डीएमए का लेवल है 26,017 का है और वहां से अभी भी जो निफ्टी है वो करीब 200 अंक नीचे है। तो अभी थोड़ा सफर तय करना है इंडेक्स के लेवल पर। और मेरा मानना है कि जो सपोर्ट रेंज है, मैं कल वाला सपोर्ट रेंज आज भी दोहराऊंगा, 25,800 से लेकर 25,700 ये सपोर्ट रेंज है। और रेजिस्टेंस जब तक 25,900 क्रॉस नहीं होता तब तक बाजार में आप स्ट्रेंथ बनते हुए देखेंगे नहीं। आज ब्रीफली 25,900 के ऊपर निफ्टी गया था लेकिन वहां सस्टेन कर नहीं पाया। जो ऑप्शंस के डेटा है वो भी यही बता रहे हैं कि अब आगे हर 100 पॉइंट पर 25,900 पर फिर 26,000 पर एक रेजिस्टेंस फॉर्म हो रहा है। क्लोजिंग अगर 25,800 के ऊपर होती है तो कम से कम ये तय होगा कि हाँ ठीक है, एक बेस फॉर्मेशन निफ्टी के लिए पक्का होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कंसोलिडेशन फेज में बाजार है। हाँ, यहां से शॉर्ट नहीं करना है, शॉर्ट की मत खोजिए, क्योंकि यहां पर अगर जो पलड़ा थोड़ा सा भारी है ना, वो तेजी की तरफ है। कुछ वो चीजें बाजार के लिए बेहतर हो सकती हैं आगे चल के। निफ्टी बैंक बार बार हम देख रहे हैं कि 58,800 की सपोर्ट को बहुत ही खूबसूरती से डिफेंड किया है और आज भी हम देख रहे हैं कि वहां से बाजार ने रिकवरी दिखाई है। लोअर लेवल से करीब 300 अंकों की रिकवरी है। हालांकि जो आज जहां से सपोर्ट नहीं मिला वो है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक का जो शेयर है अभी हम देख रहे हैं कि 50 डीएमए के नीचे कारोबार कर रहा है। ये एक निश्चित तौर पर चिंता की बात है एचडीएफसी बैंक को लेकर। लेकिन आईसीसी बैंक, एक्सिस बैंक ने आज सपोर्ट देने का काम किया है। मेरा मानना है कि जो सपोर्ट लेवल है 58,800 के होंगे। अब जो सत्र बचा है 1 से सवा घंटे का, और जो रेजिस्टेंस का लेवल है वो 59,300 का है निफ्टी बैंक के लिए। यही करीब 500 अंकों के आसपास की रेंज होगी। प्राइवेट बैंकों की रिकवरी पर काफी ज्यादा दारोमदार होगा क्योंकि वेटेज उनकी तरफ से है। आईसीसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस और कोटक, ये अगर 4 बैंक अगर थोड़े रिकवरी दिखाते हैं, थोड़ी स्टीम दिखाते हैं, तो ना सिर्फ निफ्टी बैंक बल्कि निफ्टी को भी ये सपोर्ट करने काम करेंगे। लेकिन ये कंडीशन अप्लाई है इसमें। एचडीएफसी बैंक तो आज हम देख रहे हैं कि साइडवेज है, लोअर लेवल से हालांकि थोड़ी सी रिकवरी आई है। लेकिन एफआईज, अगर एफआईज बाइंग करते हैं तो मेरा मानना है कि निफ्टी बैंक को सपोर्ट मिल सकता है क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स में ही उनकी मेजॉरिटी बाइंग आती है। लेकिन ये सारी चीजें देखिए शर्तों पर हैं, भविष्य में चीजें ये हो जाएगा तो फिर ये बेहतर होगा। तो देखते हैं इंडेक्स की आगे चाल किस तरह की होती है। फिलहाल तो कंसोलिडेशन वाला फेज थोड़ा सा लंबा खिंचता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। लेकिन चलिए अपने एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं और उनसे समझते हैं कि बाजार में उनका व्यू क्या है। और हमारे साथ जुड़ गए हैं मेरे एसेट शेयर खान के कुणाल शाह हैं और जिगर पटेल भी हमारे साथ हैं आनंद राठी ब्रोकर से। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर जिगर जी और आपका भी कुणाल। जिगर, आपसे राय लेना चाहेंगे सबसे पहले, क्या करें इंडेक्स में, क्योंकि कंसोलिडेशन ही दिख रहा है, मतलब जो मूव्स हो रहे हैं वो बहुत सस्टेन कर नहीं पा रहे हैं। आपका व्यू क्या होगा ट्रेड को लेकर? जो हिसाब से निफ्टी ट्रेड कर रहा है पिछले हफ्ते, पिछले गुरुवार की बात कर लेते हैं, जहां पे हम थे वहीं पे आज भी वही है। 25,700 से सपोर्ट लिया था, आज फिर से हमने वही चीज देखी है। एग्जैक्टली 50 दिन का जो सपोर्ट है एक्सपोनेंशियल एवरेज का, वहां से हम लोग बार बार रिवर्स हो रहे हैं। बट ओवरऑल अभी भी साइडवेज एक्सपेक्टेड है और सपोर्ट जो मैं मान के चल रहा हूँ 25,700 के बाद 600 का है। सो एज ऑफ नाउ मैं यही कहूंगा कि जब तक 26,050 का लेवल नहीं निकलता निफ्टी के अंदर, तब तक हम इसे बुलिश साइड में नहीं मानेंगे। मोस्ट प्रोबेबली तो साइडवेज रहने के चांसेस ज्यादा है, बिकॉज डाउन साइड में सपोर्ट भी काफी है और ऊपर में 26,000 का रेजिस्टेंस भी है। तो एज लॉन्ग एज 26,000 नहीं निकलता तब तक हमें बुलिश स्टांस नहीं लेना है। तो ओवरऑल मेरा व्यू यही रहेगा कि इंडेक्स से थोड़ी हमें दूर रहना चाहिए 1 से 2 दिनों के लिए। इंडेक्स पर 1 से 2 दिनों के लिए दूर रहने की सलाह। और अभिषेक भी आपको यही कह रहे थे कि इंडेक्स में अभी कुछ है नहीं, और आप इंडिया विक्स भी देखेंगे तो डायरेक्शनल यहाँ पर बाजार दिख रहा है। पिछले 1 महीने में देखें तो 300-400 पॉइंट के रेंज में ही निफ्टी घूम रहा है और यहाँ पर डायरेक्शन का अभाव है, इसलिए इंडिया विक्स लगातार नीचे आ रहा है। वो वॉलिटिलिटी भी पूरी तरह से ठंडी दिख रही है। तो आप स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करनी है तो कहाँ पे आपको पैसे लगाने चाहिए, ये जान लेते हैं अपने क्लोजिंग ट्रेड्स में। कुणाल जी, आपसे शुरुआत करते हैं। आप बताइए आपको क्या पसंद आ रहा है क्लोजिंग ट्रेड्स में, आज आपने क्या चुना है? गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को।
सी फर्स्ट तो आई थिंक मार्केट्स में जैसे कि कहा कि मुझे लग रहा है कि एक रेंज बाउंड है, जब तक 26,050 का लेवल नहीं निकलता है तब तक डेफिनेटली बुलिश बेट नहीं प्ले करनी चाहिए। निफ्टी को अगर आप देखोगे तो आज ये वीक का क्लोज काफी क्रूशियल रहेगा, क्योंकि हायर लेवल्स पे हमने देखा है कि निफ्टी ने एक डबल टॉप बनाया हुआ है प्लस एक हैंगिंग मैन का पैटर्न बना है टेक्निकल्स पे, जो एक बुलिश रिवर्सल है, पर उसके बाद कहीं भी फॉलो अप नहीं देखा है। तो कहीं न कहीं हम एक मेक और ब्रेक लेवल पे है, तो अगर 25,700 टूटता है तो फिर एक अग्रेसिव शॉट बनना स्टार्ट हो जाएगा, जो निफ्टी को 25,300 तक लेके जा सकता है। और जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है, आज हमने बैंक निफ्टी में रिकवरी देखी है। बैंक निफ्टी 58,700 800 का ज़ोन होल्ड कर रहा है। वो जैसे ही टूटेगा बैंक निफ्टी में, तो एक बड़ा सेल ऑफ आएगा, जो बैंक निफ्टी को 58,000 57,500 तक भी लेके जा सकता है। बैंक निफ्टी में हाई लेवल का रेजिस्टेंस है आपका 59,500 का, वो जब तक नहीं निकलता है तब तक नई तेजी नहीं करनी है। आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए मेरे 2 कॉल्स रहेंगे, दोनों बाय साइड पे रहेंगे। और फर्स्ट दोनों जो मेरे कॉल्स है वो बजिंग सेक्टर्स से है बाय साइड पे। फर्स्ट है आईटी, मुझे लग रहा है आईटी में अभी भी मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। और सेकंड है मेटल्स। तो पहले हम आईटी पे डिस्कस करेंगे। आईटी पे से मैंने जो स्टॉक सिलेक्ट किया है वो है टेक महिंद्रा। ऑलरेडी एक स्ट्रांग अप ट्रेंड में चल रहा है, जहाँ पे एक हार्ट ऑफ हाई बॉटम है। हमें लगता है कि टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से एक वेव फिफ्थ में अभी एंटर हो चुका है और एक लास्ट लेग बाकी है, जो एक अच्छा मूव दे। सो यहाँ पे टेक महिंद्रा पे बाय की सलाह है। कंसोलिडेशन का एक ब्रेकआउट भी आया हुआ है स्टॉक में। 1570 का एक स्टॉप लॉस रखेंगे डाउन साइड पे। अप साइड पे मुझे लगता है 1620 से लेके 1640 तक के टारगेट्स आ सकते हैं टेक महिंद्रा में। सो टेक महिंद्रा मेरी पहली पिक रहेगी बाय साइड पे। सेकंड पिक रहेगी वो मेटल स्पेस में से। मेटल्स ऑलरेडी बजिंग है और हमारा लार्जर टर्म व्यू मेटल एज एन इंडेक्स पे भी बुलिश है। यहाँ से भी अच्छी खासी अपसाइड बाकी है मेटल स्पेस में। सो यहाँ पे मेरा बुलिश व्यू बनता है एपीएल अपोलो पे। ऑलरेडी हमने एक अच्छी खासी बाइंग लोअर लेवल से देखी है, एक फ्रेश मोमेंटम बाइंग आई हुई है। रिसेंटली जो एक रेजिस्टेंस था या स्विंग हाई भी बोल सकते हैं आप 1780 का, वो निकाल दिया है। तो यहाँ से और भी एक अप मूव आना स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे बाय की सलाह रहेगी। अपसाइड में 1820 फर्स्ट रेजिस्टेंस है, तो फर्स्ट टारगेट रहेगा, उसके ऊपर 1840 का सेकंड टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस आपको डाउन साइड पे रखना है यहाँ पे 1750 का। तो 1750 के स्टॉप लॉस, 1820 1840 का टारगेट एपीएल अपोलो ट्यूब्स को लेकर, और टेक महिंद्रा में 1620 के टारगेट के लिए आप यहां पर खरीदारी की राय है। तो 2 टॉपिक आपकी तरफ से आ गई है। अब चलिए अपने दूसरे मेहमान को भी इससे भी पूछ लेते हैं कि उन्हें क्या पसंद आ रहा है। जिगर जी, आपको क्या पसंद आ रहा है आज क्लोजिंग ट्रेड्स में, आपकी राय? सबसे पहला ट्रेड जो मेरा होगा सीमेंट सेक्टर से होगा। रामको सीमेंट है। रामको सीमेंट में पिछले काफी टाइम से एक अच्छा मोमेंटम गेन हो रहा है। साथ ही साथ में जो वीकली चार्ट है वहां पे ट्रायंगल ब्रेकआउट विद सफिशिएंट वॉल्यूम है। यहाँ पे अबाउ 9 वीक का जो एवरेज है उससे ज्यादा वॉल्यूम्स दिख रहे हैं। प्रीवियस वीक में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम था, करीबन 4.5% का गेन्स था। और करंट वीक में हमने जो रेंज था उसे रिटेस्ट भी किया है और इचिमोकू क्लाउड में ब्रेकआउट भी दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से रामको सीमेंट बाय करने की सलाह है। यहाँ पे 1020 का स्टॉप लॉस होगा और 1100 का टारगेट होगा। एक कॉल आपने दिया है रैमको सीमेंट्स का, 1100 का टारगेट और 1020 का यहाँ पर स्टॉप लॉस है। सर और कोई ऐड करना चाहेंगे ट्रेड्स में या एक ही कॉल के साथ जाएंगे? और एक है, दूसरा आईटी में से है, विप्रो है। विप्रो में भी सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है। यहाँ पे काफी टाइम से जो 200 पीरियड की एक्सपोनेंशियल थी वीकली चार्ट पे, वहां पे मल्टीपल बॉटम्स बने थे करीबन 240 के लेवल्स पे, और वहां से हमने एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी दिख रहा है। और इवन करंट वीक में अगर हम देखें तो एक अच्छा खासा रेंज ब्रेकआउट दिख रहा है 258 के ऊपर, और करंट जो रेट है उसी के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। तो विप्रो में बाय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस 256 का रहेगा और टारगेट 272 का होगा। और तीसरा स्टॉक है फार्मा में से है, बायोकॉन है। बायोकॉन में भी अगेन जो हिसाब से डेली चार्ट और अवरली चार्ट पे स्ट्रक्चर बन रहा है, अगेन अवरली चार्ट पे अगर हम देखें आज इंट्राडे में एक अच्छी रिकवरी आई थी। जो प्रीवियस 2 दिन का जो रेंज था वो भी ब्रेक हुआ है और करंटली हम वही रेंज के ऊपर रिटेस्ट करके सस्टेन भी कर रहे हैं। तो बायोकॉन में बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 385 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे और 405 का एक टारगेट होगा। ठीक है, 405 रुपए की टारगेट बायोकॉन के लिए, 385 रुपए का स्टॉप लॉस और 1.25% के आसपास के हेल्दी गेन्स हम बायोकॉन के शेयर में देख रहे हैं। लेकिन अशोक लेलैंड का शेयर भी जरा स्क्रीन पर लेकर आइए, क्योंकि अशोक लेलैंड का जो शेयर है आज 52 हफ्ते की नई ऊंचाई पर पहुंचा है, इनफैक्ट रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा है। और ईयर टू डेट जो तेजी हुई है वो हुई है करीब करीब 55% के आसपास की। तो बाकी आप ऑटो स्टॉक्स को देखेंगे कि थोड़े स्ट्रगल कर रहे हैं।
जो पैसेंजर व्हीकल या फिर टू व्हीलर वाले, लेकिन अशोक लेलैंड में बढ़िया तेजी है। और ये तेजी क्यों बनी है? क्योंकि हमने देखा कि देखिए इनके अर्निंग्स अच्छे आए थे, नतीजे अच्छे थे, जीएसटी कट का सपोर्ट मिला, मानसून भी अच्छा रहा इस साल में। तो ये तमाम चीजें अशोक लेलैंड के ट्रिगर का काम की हैं और ये नए हाइस पर जाकर ये शेयर कारोबार कर रहा है। 6 महीने में देखिए 45% के गेन्स हैं। कुणाल जी, अशोक लेलैंड हम पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं और निश्चित तौर पर स्ट्रक्चर काफी मजबूत है शेयर का। क्या यहां से भी आप तेजी देख रहे हैं? और किसी को अगर फ्रेश बाइंग करनी हो, क्या आप सलाह देंगे? डेफिनेटली अशोक लेलैंड एक ऐसा स्टॉक रहा है जो आउट परफॉर्मर रहा है और मुझे लगता है कि आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा। दो चीज है, ऑलरेडी कोई अगर लोअर लेवल से होल्ड कर रहा है तो कंटिन्यू करे होल्ड करना, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए 164 का डाउन साइड पे। और अपसाइड पे मुझे लगता है अभी भी पोटेंशियल है स्टॉक में जाने के लिए 176 178 तक के लेवल्स पे। फ्रेश बाइंग के लिए मुझे लगता है एक डिप का वेट करिए, इंट्राडे भी डिप मिलती है तो उसको यूटिलाइज करें बाय करने के लिए। सपोर्ट है स्टॉक का 169 170 के जोन के आसपास, अगर वहां पे मिलता है तो आप एक बाय ट्रेड वापस ले सकते हैं। 164 का स्टॉप लॉस रखे डाउन साइड पे, 176 से लेकर 178 तक के टारगेट्स अशोक लेलैंड में रखने चाहिए। ठीक है, अशोक लेलैंड को लेकर ये भी हो गया, लेकिन एक ए लेटर वाला और आप शेयर लेकर आइए, एवेन्यू सुपर मार्ट्स यानी कि डी मार्ट। डी मार्ट मार्जिन को लेकर क्विक कॉमर्स प्लेयर से कंपटीशन को लेकर पहले भी चर्चाएं होती रही हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि अब ये जो शेयर है लगभग एक महीने में 6% की गिरावट आ गई है और आज दिन के निचले स्तर पर ये कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 52 वीक लो से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, ये 300 रुपए 400 रुपए दूर होगा। तो डीमार्ट में हम लगातार ये प्रेशर बिल्ड होते हुए देख रहे हैं। जिगर भाई, आपकी राय डीमार्ट को लेकर, क्या करना चाहिए? क्या फर्दर आप इसमें प्रेशर देख रहे हैं? चार्ट क्या संकेत दे रहे हैं इसके? जितना भी डीमार्ट में हमें पेन देखना था, अगर हम वीकली बेसिस पे देखें तो ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने हो गए, करीबन 4800 से हम 1000 पॉइंट का गिरावट यहाँ पे देख चुके हैं। बट अभी फिलहाल इसमें वेट एंड वॉच की सलाह रहेगी, बिकॉज जो प्रीवियस डिमांड जोन था वो कहीं ना कहीं 3650 के पास है और हम करीबन 100 पॉइंट्स दूरी है। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पे तो डेफिनेटली शॉर्ट नहीं करना है, एक वेट करें कि 3600-3650 के ऊपर सस्टेन करें एटलीस्ट 2-3 वीक, उसके बाद ही हम वहां पे बाय करेंगे। और इनकेस सस्टेन होता है तो बाय करने के बाद हम एक स्टॉप लॉस 3450 के नीचे लगाएंगे और ओवरऑल एक टेक्निकल बाउंस जो है हमें 4000 तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, डीमार्ट को लेकर ये भी हो गया। एक कैश का स्टॉक है रूट मोबाइल, और रूट मोबाइल में हमने इस महीने में देखा है कि कुछ सेलेक्टिव डेज पे बड़े तगड़े मूव्स आए हैं। आज करीब करीब ये आपको शेयर 10% ऊपर दिखाई देगा और हालांकि काफ़ी ज़्यादा ये गिरावट का शिकार हुआ था। गिरावट होने के बाद हमने देखा कि जो वैल्यूएशन का जो फ्रॉथ था वो भी छंटा काफ़ी हद तक रूट मोबाइल में। लेकिन क्या चार्ट्स इतने अच्छे हो रहे हैं कि इस पर बुलिश हुआ जा सके? आपका व्यू कुणाल रूट मोबाइल को लेकर? जैसे कि आपने कहा कि एक अच्छा खासा करेक्शन हुआ है लेवल से, आप वीकली पे भी देखोगे या मंथली चार्ट्स पे भी देखोगे, लॉन्ग टर्म पे काफी ओवरसोल्ड जोन में चला गया था। यहाँ पे हमने पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा खासा बाइंग इंटरेस्ट लोअर लेवल्स पे देखा है। सो कहीं ना कहीं सेलिंग एग्जॉस्ट हो रही है, नए बायर्स एंटर हो रहे हैं यहाँ पे। सो सेटअप अभी पॉजिटिव बनता जा रहा है। सपोर्ट बन चुका है स्टॉक का डाउन साइड पे अभी 680 का, तो 680 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। डिप्स मिले उसको यूटिलाइज करें बाय करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी 9% स्टॉक ऊपर है। सो डिप्स 743 चल रहा है, 730 720 के रेंज में आपको मिलता है तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। 680 का क्लोजिंग बेसिस पे आप एक स्टॉप लॉस रखिए। जो रिजेक्शन जोन जनरली स्टॉक हो रहा है 750 का, यहाँ से हमने क्लोजिंग नहीं देखी है कभी भी ये स्टॉक में। एंड जैसे 750 के ऊपर एक बार क्लोजिंग आ जाएगी तो एक अच्छा मूव आ जाएगा जो स्टॉक को ऊपर में 1000 तक के लेवल्स बता सकता है। ठीक है, 1000 के, अच्छा 1000 के भी लेवल 750 रुपए के आसपास का है। और हमने देखा था कि शेयर ये लगातार गिरने के साथ में पिछले महीने नवंबर में 650 रुपए के नीचे गया था, तो वहां से लगभग 100 रुपए की रिकवरी आ गई है। देखते हैं कि आगे और कितनी रिकवरी होती है इसमें। चलिए, आज ना एक्शन बहुत है बाजार में और खबरों पर आधारित जो एक्शन है ना वो भी ज्यादा है। तो ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हम इंटरग्लोब एविएशन की चर्चा करेंगे कि शेयर क्यों चल रहा है।
टीसीएस क्यों चल रहा है इसकी चर्चा करेंगे। सन फार्मा आज निफ्टी का टॉप लूजर क्यों है इसके बारे में बातचीत होगी और हमारे दोनों एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं, उनके साथ भी ट्रेडिंग के अपॉर्चुनिटीज हम समझते रहेंगे, आपके जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। और ऑटो शेयरों की बात कर रहे थे अभिषेक, अशोक लेलैंड वगैरह की तो बातचीत हो गई है, लेकिन एक स्टॉक है टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल का। आज यहाँ पर काफ़ी अच्छी तेज़ी दिख रही है, करीब करीब 5% के आसपास की तेज़ी दिख रही है। और ब्रोकरेज हाउसेस की जो रिपोर्ट है वो कंपनी को लेकर अब यहाँ से और भी पॉजिटिव आ रही है। जेपी मॉर्गन और बैंक ऑफ अमेरिका ने कवरेज भी शुरू की है और जो टारगेट जेपी मॉर्गन की तरफ से आया है ओवरवेट रेटिंग के साथ वो है 475 रुपए का, यानी करेंट मार्केट प्राइस से भी देखें तो करीब करीब 25% के आसपास ऊपर का अपसाइड पोटेंशियल वो दिख रहा है। उनको लग रहा है कि कमर्शियल व्हीकल जो कारोबार है उसमें आगे अच्छी रिकवरी आएगी और जो टॉप कंपनीज है ग्लोबल भी और घरेलू बाजार में भी उनके जो प्राइसिंग डिसिप्लिन है वो काफ़ी पॉजिटिव है, जो कंपनी के लिए काफ़ी बेहतर होगा। एक राज जिगर जी बताइए, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल यहाँ पे लिस्ट जब हुई थी डिमर्जर के बाद 335 के प्राइस के आसपास, वहाँ से देखिए अच्छी तेजी आ चुकी है और यहाँ और 20 से 25% तेजी की संभावनाएं ब्रोकरेज हाउसेस को लग रही है। आपको क्या लगता है यहाँ पर? जो हिसाब से चार्ट सेटअप है, डेली चार्ट में तो उतना ज्यादा डेटा नहीं दिख रहा है, बट ओवरऑल जो ओवरली चार्ट है मेरे पास वो हिसाब से मुझे थोड़ा सा ज्यादा ओवर एक्सटेंडेड लग रहा है, बिकॉज जितने भी एवरेजेस है उसके ऊपर काफी चल रहा है, तो ये रिवर्जन टू मीन पॉसिबल है यहाँ पे। और इवन अगर इंडिकेटर्स हम देखें तो रिसेंटली जो हमने 390 बनाया था, आज के दिन में 408 का करीबन बनाया है, तो यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं एग्जॉशन दिख रहा है हायर राइज में, बिकॉज मोमेंटम हायर साइड पे लूज हो रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर डिप में नीचे 385 380 तक मिले तो डेफिनेटली इसे बाय करना चाहिए, और किसी का ऑलरेडी बाय है तो यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। प्रॉफिट भी यहाँ पर ले जा सकते हैं, ये टेक्निकल राय है और जो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट है वो फंडामेंटल पे आधारित है, ये ध्यान रखिएगा। दोनों में फ़र्क आप कीजिएगा, आप ट्रेड करना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये आपको देखना होगा। हीरो मोटोकॉर्प पिछले 3-4 दिनों से लगातार यहाँ पर गिरावट है और ये गिरावट आज भी देखी है, हालांकि दिन के निचले स्तरों से देखें तो रिकवरी ज़रूर हुई है हीरो मोटो में, लेकिन ये 5वां दिन है, 5वां सेशन है जहां पर गिरावट दिख रही है। जेफरीज की रिपोर्ट आई थी, अंडर परफॉर्म की रेटिंग उन्होंने हीरो मोटो को लेकर दी है और मौजूदा जो लक्ष्य उन्होंने घटा दिया है, अब वो कर दिया लक्ष्य 4,950 का। जो करंट प्राइस से अगर आप देखें तो उनको लग रहा है कि 15% से ज़्यादा की गिरावट करंट भाव से हीरो मोटो में दिख सकती है। हमने देखा था जीएसटी 2.0 आने के बाद सारे ऑटो शेयरों में एक जोश दिख रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो सब कुछ फेड आउट होता दिख रहा है, सब बाजार ने डिस्काउंट कर लिया है और ग्राहकों का भी उस तरह का उत्साह नहीं दिख रहा है और लगातार हीरो मोटो के जो मार्केट शेयर है वो लगातार कम होते जा रहे हैं। एक बड़ी चिंता है हीरो मोटो के लिए और यही वजह है कि इनकी जो रैली थी वो सस्टेन नहीं कर पाई, उसमें से काफ़ी इन्होंने गवा भी दिया है जो इस साल की जो तेजी थी। हीरो मोटो को लेकर कुणाल जी आपकी राय क्या है? हीरो मोटो अगर आप देखोगे तो एक हमने अच्छी खासी रैली रिसेंट टाइम्स में देखी थी एंड जिस हिसाब से अभी जो सपोर्ट है स्टॉक का नीचे के लेवल्स पे जो नेक्स्ट सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो है 5300 5400 का जोन है, वो जनरली एक अच्छा खासा डिमांड जोन रहा है। मुझे लगता है कि स्टॉक एक कंसोलिडेशन के फेज में चला जाएगा जहाँ पे हाई लेवल्स पे रेजिस्टेंस आपको 6000 का है और नीचे में आपको जो सपोर्ट है वो है 5300 का है, तो एक बड़ी रेंज बन जाएगी। विद इन दिस रेंज मैं बाय ऑन डिप्स का अप्रोच रखूंगा, मुझे लगा डिप्स एक बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी इसमें बाय करने के लिए। इवेंचुअली मुझे लगता है कि स्टॉक वापस ऊपर में 6000 तक के लेवल्स बता सकता है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखे, वापस से 6000 के ऊपर जा सकता है ये स्टॉक, ये राय यहाँ पर आ रही है। एक और स्टॉक है इंटर ग्लोब एविएशन का, आज यहाँ पे अच्छी तेजी दिख रही है, मैनेजमेंट के बयान और ब्रोकरेज हाउसेस की भी रिपोर्ट आई है और कुछ रिसर्च हमारे सहयोगी अभिषेक ने भी किए हैं इंटर ग्लोब एविएशन को लेकर। चलते हैं उनके पास और समझ लेते हैं। अभिषेक, हाल की गिरावट से इंडिगो में करीब करीब 10% तक की तेजी आ चुकी है, आज भी 2.5 से 3% की तेजी के साथ निफ्टी का टॉप गेनर है। इस तेजी के पीछे आप क्या वजह मानते हैं?
बिल्कुल विश्वमोहन, अभी आप हीरो मोटो का जिक्र कर रहे थे। हीरो मोटो अपने ऑल टाइम हाई से 10% नीचे है और अगर रिसेंट लो से बात करें तो इंडिगो में करीब करीब हम 10% का उछाल देख रहे हैं। देखिए, इस उछाल के पीछे की वजह यह है कि कंपनी के सीईओ पीटर एल्बर्स ने अपने कर्मचारियों के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया है। तो ये सिर्फ कर्मचारियों के लिए नहीं होगा, ये वीडियो संदेश पूरे स्ट्रीट के लिए है, उनके कस्टमर्स के लिए है, उनके इन्वेस्टर्स के लिए भी है। उन्होंने कहा कि जो बुरा दौर था एयरलाइन का, सबसे जो कठिन समय था वो पीछे छूट गया है और इस कठिन वक्त में हम सभी एकजुट होकर साथ में खड़े रहे। उन्होंने अपने कर्मचारियों का, अपने पायलट्स का, अपने केबिन क्रू का, सबका शुक्रिया कहा है और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो 3 खराब दिन हैं, ये 19 साल की हमारी मेहनत को, हमारी प्रतिबद्धता को ये परिभाषित नहीं कर सकते हैं। कहा है उन्होंने कि 19 सालों में 85 करोड़ से अधिक यात्रियों का हम पर भरोसा रहा है। सेफ्टी को लेकर कोई दाग हम पर लगे नहीं है और हमने 2 दशक की जो देश सेवा की है, दूर दराज के इलाकों को हमने देश विदेश से जोड़ने का काम किया है। तो कहीं न कहीं उन्होंने बताया है कि किस तरह की स्ट्रेंथ रही है इंटरग्लोब एविएशन की। उन्होंने कहा है कि भरोसा, अनुशासन, कस्टमर फोकस के साथ काम करते रहेंगे और इस तूफान के बाद हमने फिर से अपने पंख वापस पा लिए हैं। तो काफी एक विश्वास जगाने की ये कोशिश और वो विश्वास हम जगते हुए भी शेयर भाव में देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि 3 बातों पर इंडिगो का फोकस रहेगा, वो है रेजिलियंस, रूट कॉज एनालिसिस और रीबिल्डिंग। ये 3 चीज इस पर आगे कंपनी फोकस करेगी। और इंडिगो में मतलब 6 सत्र की लगातार तेजी हो गई है। हमने देखा था कि 4,645 रुपए तक शेयर गया था और अभी 5,000 रुपए के ऊपर वापसी कर चुका है। लेकिन क्या इंडिगो में सब कुछ ठीक हो गया है? जी नहीं, सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। अब ये एक विश्वास को जगाने की कोशिश है। लोअर लेवल से हम देख रहे हैं कि लोग वैल्यू बाइंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप ये देखिए कि शेड्यूल जब डीजीसीए ने इनका कट किया फ्लाइट में डिसरप्शंस के चलते, क्योंकि 4,500 फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ेगी, डीजीसीए ने इनको तलब किया, फिर 10% इनके शेड्यूल्स कम कर दिए इनके फ्लाइट्स के। उसके बाद कंपनी ने खुद अपने Q3 का जो आय और क्षमता का जो गाइडेंस इसको आया है और ये कहा कि Q4 के लिए और पूरे FY26 के लिए गाइडेंस को आगे जारी करेंगे। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट कुछ दिनों पहले आई थी, उन्होंने FY27-28 का जो अर्निंग अनुमान था वो 20% घटा दिया, यानी कि आगे को लेकर भी थोड़ी सी अनिश्चितता के बादल तो जरूर हैं। हालांकि देखिए, बाजार के ना चीजों को प्राइस इन करता जाता है समय के हिसाब से भी, लेकिन चैलेंजेस ये होंगे कि अब जो नंबर्स आएंगे Q3 के, ये थोड़े से आपको ना निराश करेंगे और एक झटका वो नंबर्स आने के बाद जरूर दिखाई देगा, क्योंकि बड़े पैमाने पर फ्लाइट ऑपरेशंस प्रभावित हुए, रिफंड देना पड़ा, लोगों को वाउचर देने पड़े, कंपनी ने कंपेंसेट करने की कोशिश की। लेकिन बड़ा जो तनाव ये है कि अब ये जो FDTL जो नियम थे डीजीसीए के, और उसको लेकर इनको अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, क्रू मेंबर बढ़ाने पड़ेंगे, पायलट्स की संख्या बढ़ानी पड़ेगी और जो संख्या है करीब करीब 20% तक बढ़ानी होगी और ये 10 फरवरी तक इस नियम का पालन करना अनिवार्य है कंपनी के लिए। ये चैलेंज है। देखते हैं कि कंपनी अभी क्या कर रही है। आगे हो सकता है कि इस पर अपडेट आए। कंपनी के खर्च प्रति किलोमीटर के हिसाब से 10 पैसे की बढ़ोतरी हो सकती है और इसको आप ऐसे समझिए कि अगर किराया अगर नहीं बढ़ाते हैं तो जो मुनाफा होगा वो 25% प्रभावित होगा इनका। और उसी तरह से अर्निंग एस्टिमेट्स भी हमने कट होते हुए देखे हैं। आप देखिए, हालांकि जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं उनका भरोसा है। देखिए, इनके पास अच्छी चीज क्या है कि 65% का मार्केट शेयर है, ठीक है, थोड़ा सा घटेगा तो फिर भी 60% के आसपास तो रहने वाला है और एक डोमिनेंट प्लेयर है, एक तरह से मोनोपोली एस्टेब्लिश हो गई थी। ब्रोकरेजेस बुलिश है। एलारा कैपिटल, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमन सैक्स, इनकी रिपोर्ट आई है बाई ओवरवेट बाइंग की रेटिंग के साथ और टारगेट थोड़े से कट किए हैं एलारा ने और गोल्डमन सैक्स ने, लेकिन अभी भी 6,000 रुपए, 6,359 रुपए, 5,600 के टारगेट है। हालांकि एक ब्रोकरेज फर्म जो कि थोड़ा सा नेगेटिव है वो है इन्वेस्टेक, इनकी सेल की रेटिंग है और जो टारगेट दिया है उन्होंने 4,050 रुपए का दिया है इन्वेस्टेक ने। कोटक की एड की रेटिंग है 5,700 के टारगेट के लिए। तो स्ट्रीट बटा हुआ है, बट ठीक है, आगे जो लोग देख रहे हैं मतलब डोमिनेंट पोजीशन रहेगी, इसको लेकर कोई शक नहीं। लेकिन ये एक हिट मेरा मानना है कि अर्निंग के बाद हम शायद इंटरग्लोब एविएशन के शेयर पर देखेंगे। लेकिन एक टेक्निकल व्यू जरा ले लेते हैं और टेक्निकल के साथ साथ फंडामेंटल व्यू भी लेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं गौरांग शाह। गौरांग भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। काफी चर्चा हम कर चुके और चर्चा तो बनती भी है इंटरग्लोब एविएशन के शेयर पर, क्योंकि जो रायता फैलाया इन्होंने, डीजीसीए भी इसमें दोषी है काफी हद तक। आप जरा बताइए कि आप किस तरह का भविष्य देख रहे हैं यहां से, और क्या किसी को अगर नया निवेश करना हो, क्या Q3 के नंबर्स का वेट कर लें? धन्यवाद अभिषेक जी आपका।
ईटीनव स्वदेश के दर्शकों को, आपको, मंच पर उपस्थित महानुभावों को सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर पहले ही दे देते अनिवार्य होगा कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज दोपहर इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये हमारे रिसर्च टीम की तरफ से राय है, बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए। इसमें हमारी कंपनी अथवा मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव उनका निवेश हो। तो जब ये पूरा रायता फैलाया था हमने कई बार आपके साथ, आपके सहयोगी के साथ बात करते हुए हमारे ही चैनल ईटीनव स्वदेश पर कहा था कि ये परिस्थिति क्यों खड़ी हुई। ये नहीं था कि जो नियमों में बदलाव किया था वो 24 से 48 घंटे में लागू करने की बात की थी। काफी समय था इनके पास और निर्णायक तरीके से उपाय या जो कदम आगे बढ़ाने के लिए लेने थे, कर्मचारियों को जोड़ने के लिए, चाहे वो पायलट्स हो या इनफ्लाइट क्रूज हो वगैरह वगैरह जो भी हो। तो और मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि दोषी जितना दोष इंटरग्लोब एविएशन और टॉप मैनेजमेंट पे है, उतना ही दोष डीजीसीए का है। तब भी हमने निवेश की राय दी थी। मेरे ख्याल से 4,300 या 4,500 का एक निचला स्तर हमने देखा था और फिर अब ऊपर की तरफ के दायरे। आज की तारीख में भी खरीदने की राय है। नए कर्मचारियों को जोड़ेंगे तो वेतन पर दबाव आएगा ऊपर की तरफ, जो मुनाफे पर शायद दबाव डाल सकता है। जो हर्जाना इनको भरना पड़ेगा या जो भी पेनल्टी या वगैरह जो भी है ग्राहकों को देंगे, उसको लेकर के भी थोड़ा दबाव छोटी मध्यम अवधि में हो सकता है, इसमें कोई दो बात नहीं है। लेकिन लंबी अवधि के लिए अगर है निवेश तो बने रहे। निवेश लायक पूंजी लंबी अवधि के लिए तो और जोड़ सकते हैं। अगर किसी को नया निवेश करना और मौका चूक गए हो तो ये स्तर भी मेरे ख्याल से आप धीरे धीरे करके इस स्तर से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते हैं। ठीक है, गिरावट पर जोड़िए। इस तरह से भी आप शुरुआत कर सकते हैं, धीरे धीरे करके स्टैगर्ड मैनर में आप बाइंग कर सकते हैं। जिगर जी, टेक्निकल व्यू आपका इंटरग्लोब के लिए क्या होगा, क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? इंटरग्लोब एविएशन का जो चार्ट है, स्पेशली वीकली और मंथली, अगर हम ध्यान से देखें तो जो फॉल हमने करीबन दिसंबर के स्टार्टिंग में देखा था, उससे पहले एक अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वहां पे। और ठीक डिस्ट्रीब्यूशन के समय हमें मंथली चार्ट पे एक डाइवर्जेंस भी दिखा था, नेगेटिव डाइवर्जेंस है वो। और जो मेजर सपोर्ट था वो भी ब्रेक होता दिखा। सपोर्ट था करीबन 5,500 का और हमने ऑलमोस्ट लोअर लेवल्स में 4,700 रजिस्टर किया। अभी जो बाउंस दिख रहा है वो एक मुझे शॉर्ट टर्म कैट बाउंस दिख रहा है, बिकॉज मंथली चार्ट में अगर बैड डाइवर्जेंस बना है तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पे तो डेफिनेटली एंट्री नहीं करनी है। अगर कोई बाउंस 5,300 400 तक आता है तो मैं यही मान के चलता हूँ कि एक बार एग्जिट करिए। और ये डाइवर्जेंस का जो भी अभी शुरुआत हुआ है वो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये 4,500 4,400 तक जा सकता है। तो वो एक लेवल है जहाँ पे हम एक बार बाय करने की सोच सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ वेट एंड वॉच, और कंप्लीटली अगर आपका है तो आप एक बाउंस में निकल जाइए और वेट मत कीजिए। अच्छा, बढ़िया है सर, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से और ट्रेड शॉर्ट टर्म के लिहाज से ये दोनों के दोनों व्यू हमने सामने रखा है। लेकिन एक और शेयर की जरा बातचीत करते हैं जिसमें निवेशों की उम्मीदों को करारा झटका लगा। शेयर का नाम है ओला इलेक्ट्रिक। काफ़ी ज़ोर शोर से आईपीओ आया था, पिछले साल अगस्त की बात है। लेकिन फिर हुआ ये कि पिछले साल से लेकर अब तक 5 तिमाहियों में 4 तिमाही में शेयर को हमने नेगेटिवली परफॉर्म करते हुए देखा और इन्वेस्टर्स का जो भरोसा है वो बार बार टूटा है। हमने देखा कि 40 रुपए से रिकवर करके ये शेयर गया था 71 रुपए तक, और 71 रुपए वाला जो शेयर है वो गिर के आ गया है 31 रुपए तक। तो जरा समझते हैं कि ये क्यों टूट रहा है शेयर, ये रीजंस क्या हैं इसमें। आशीषा हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। आशीषा बताइए, ओला इलेक्ट्रिक, अच्छा 31 रुपए का भाव हो गया ओला इलेक्ट्रिक के लिए, 6% की गिरावट शेयर में हम देख रहे हैं, डे लो पर ये कारोबार कर रहा है। गौरंग भाई, आपसे ही राय जानना चाहेंगे। देखिए, अगर मैं अपने व्यक्तिगत मत बताऊं तो मैं कभी भी ओला इलेक्ट्रिक को लेकर ना कन्विंस्ड नहीं रहा, क्योंकि अगर आप चैनल चेक्स करें, अगर आप कस्टमर रिव्यूज पढ़ें, अगर आप उनके सर्विस सेंटर के बाहर बाइक की लंबी अगर कतार देखें धूल खाती हुई, तो आपका कन्विक्शन निश्चित तौर पर डोल जाएगा। बाकी फाइनेंशियल्स वगैरह कैसे फंड्स आते हैं वो अलग बात है। आप जरा बताएंगे सर कि आपका व्यू क्या है ओला को लेकर,
और क्या अभी भी ये बेहतर होगा कि जो बचू खिंची रकम है लोग लेके निकलने ओला से? देखिए, कभी कभार क्या होता है ना अभिषेक भाई, शेयर बाजार में बातों को छोड़ करके ना आपको अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना चाहिए, और जो वास्तविकता आपके सामने खड़ी है उसको नकारना नहीं चाहिए। ओला इलेक्ट्रिक लिस्ट होने से पहले भी काफी चर्चा थी सोशल मीडिया पे या फिर खबरों पे। और एक बात, अगर आप कंज्यूमर ओरिएंटेड कंपनी है अभिषेक भाई, और कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता, और अगर उस उपभोक्ता कंज्यूमर का या फिर उपभोक्ता का विश्वास या भरोसा टूट जाता है ना, तो आप उसको फिर से लौट के ला नहीं सकते हैं। बहुत बहुत साल लग जाते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उस विश्वास को वापस स्थापित करने के लिए। आप कतार की बात कर रहे हैं, मैंने तो देखा है कि उनके जो स्कूटर सर्विस के लिए आते हैं या फिर अपग्रेड के लिए आते हैं, उनका एक मतलब एक के ऊपर एक लदे हुए होते हैं, और इतनी बुरी परिस्थिति में उन्होंने रखा हुआ है उनके प्रोडक्ट्स को कि वो दृश्य देखते ही बनता है अभिषेक भाई। कई बार हमने देखा है और सुना है और पढ़ा है कि उपभोक्ता ने पेट्रोल छिड़क कर, हालांकि इलेक्ट्रिक व्हीकल है, लेकिन पेट्रोल छिड़क कर माचिस की तीली लगा दी और आग लगा दी है उनके स्कूटर्स को। ऐसी परिस्थिति में आप किसी भी प्रकार का बयानबाजी करें या नए कारोबार को लेकर के टिप्पणियां करें, मैं बात कर रहा हूं जिगा सेल फैक्ट्री की, या फिर आप नए मोटरसाइकिल इस श्रेणी में लॉन्च करने की, अभी तक तो मैंने खाली वो फोटो देखे हैं उनके इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के, मैंने रास्ते पर तो अभी तक एक भी मोटरसाइकिल देखी नहीं है, और मेरे ख्याल से देखना भी नहीं चाहूंगा। किसी उपभोक्ता को नुकसान हो अनिवार्य बिल्कुल नहीं है। तो और मैंने काफी समय से बात करी है कि नए जो कंपनियां आती हैं इस श्रेणी में, इलेक्ट्रिक व्हीकल, 2 पहिया इलेक्ट्रिक व्हीकल की श्रेणी में, उससे ज्यादा मेरे ख्याल से आपको ध्यान देना चाहिए जो स्थापित कंपनियां हैं, जिन्होंने काफी लंबे समय पहले इलेक्ट्रिक वाहन 2 पहिए बाजार में उतारे थे। अब विशेष रूप में तो ओला इलेक्ट्रिक पर टिप्पणी नहीं करूंगा, मेरे ख्याल से अपने जीवन के सर्वोच्चम निचले स्तर पर आज आकर के खड़ा हुआ है, और कल परसों मेरे ख्याल से अग्रवाल जी ने करीबन कुछ शेयर बेचे थे निचले स्तर पर, 290 के आसपास का जो बकाया था चुकाना वगैरह, जो भी बातें हैं, रिपोर्ट्स जो भी आई है, उसको मैं पढ़ के बता रहा हूं, मुझे पता नहीं कितना सत्य है इसमें। तो देयर आर बेटर कंपनीज, स्थापित कंपनियां हैं जहां पर आप निवेश कर सकते हो। बिल्कुल सही बात है। और गुरांग भाई, एक चीज़ ना और बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है इस मामले में कि देखिए, एक स्टार्टअप शुरू करना, कैब एग्रीगेटर के तौर पर अपने बिजनेस की शुरुआत करना, और उसके बाद सर्विस से जब आप प्रोडक्ट पे जाते हैं ना, तो आपके प्रोडक्ट पे दम होना चाहिए, और वो दम ओला में कभी वो दिखा नहीं है। आप भविष्य अग्रवाल की आप तारीफ कर सकते हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की, लेकिन उन्होंने अपने आंखों के सामने ही चीज़ें बर्बाद होती हुई भी देख रहे हैं, और कस्टमर्स का भरोसा बिल्कुल नहीं है। और वो जो शेयर बेच रहे हैं, ठीक है, वो लोन रीपे करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन करीब 6.25 करोड़ के आसपास वो शेयर बेच चुके हैं। तो ये कस्टमर्स का भरोसा ओला पर बिल्कुल नहीं है। और अगर हम सिर्फ दिसंबर की बात करें ना, तो ये 23% शेयर टूटा है। 157 का हाई था, वहां से आप अगर देखेंगे तब तो बिल्कुल लोगों की हवाइयां उड़ जाएंगी। भगवान उन निवेशकों का भला करे जिन्होंने 150 रुपए के भाव पर लिया है। लेकिन निश्चित तौर पर लगातार इसमें स्ट्रक्चर वीक होता हुआ दिखाई दिया है, और लाइफ लो पर शेयर आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। 31 रुपए के भाव हैं। चलिए एक काम करते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे और कुछ अच्छे रिसर्च लेकर आएंगे। बाजार की अगर हम बात करें तो निफ्टी लाल निशान में है। निफ्टी बैंक भी अपने स्ट्रेंथ को गंवाकर सपाट है, 59,000 के नीचे आके कारोबार कर रहा है। तो वॉलेटिलिटी है बाजार में। इस वॉलेटिलिटी के बीच में आपको स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड कहां पर मिल रहे हैं वो जानेंगे। जिगर हमारे साथ है, कुछ और एक्सपर्ट को जोड़ेंगे आगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और आज एक और स्टॉक है जो वोल्टास, जहां पर आज ठीक ठाक तेजी दिख रही है, करीब करीब 0.25% की तेजी दिख रही है। लेकिन ये तेजी क्यों है, बताने के लिए अभिषेक हमारे साथ हैं नोएडा स्टूडियो से। अभिषेक, बताइए आज वोल्टास में क्यों तेजी दिख रही है, क्या प्रोस्पेक्ट दिख रहा है आगे यहाँ से?
विश्वमोहन, देखिए वोल्टास में जो गर्मी आई है उसके पीछे की वजह यह है कि बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ने इनको अंडर परफॉर्म से बढ़ाकर बाय की रेटिंग दी है, यानी कि शेयर को किया है डबल अपग्रेड, और जो टारगेट है 1254 रुपए से बढ़ाकर कर दिया है 1555 रुपए, यानी कि कल के क्लोजिंग प्राइस से अगर आप देखेंगे तो करीब 13% के आसपास की अपसाइड वो एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। और उनका ये कहना है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में शॉर्ट टर्म में वोल्टास को सबसे ज्यादा फायदा होगा, और FY26 से 28 के मुनाफे में 44% CAGR ग्रोथ की संभावना है। और ये इसकी वजह यह है कि जो बेस है वो थोड़ा छोटा है। देखिए ऊंचाई से टूटा क्यों था वोल्टास, आपको भी बता देते हैं। गर्मी का जो सीजन रहा ना थोड़ा छोटा रहा, गर्मी भी कम पड़ी, और हमने देखा कि बेमौसम बारिश के चलते ना थोड़ी डिमांड उनकी कम हुई। बाकी कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ा था, इन्वेंट्री लेवल भी बढ़ते हुए दिखाई दिए थे, ये भी एक चैलेंज रहा था, और वॉल्यूम और मार्जिन पर जो असर आया उसके चलते हमने अर्निंग डाउनग्रेड भी देखा। FY26-27 के लिए 44% और 25% का अर्निंग डाउनग्रेड आया था वोल्टास के लिए। और 2025 में हम देख रहे हैं कि शेयर करीब 22% टूटा है अगर आप ईयर टू डेट इसको देखेंगे तो। लेकिन जो भरोसे की वजह है बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज की, वो ये है कि 2026 में वो एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि जो गर्मी का सीजन होगा वो थोड़ा नॉर्मल समर सीजन रहेगा। जो डिमांड रहेगी वो मजबूत रहेगी, पेंटअप डिमांड भी है, और इसके अलावा जो बेस रही है वो कमजोर रही है, तो हम आंकड़ों में अच्छा अपटिक देखेंगे, और बाकी कॉस्ट का भी सपोर्ट निकल के आएगा वोल्टास के लिए। और यही वजह है कि आज शेयर में हम तेजी देख रहे हैं, हालांकि ऊपरी स्तर से थोड़ा नीचे जरूर आए हैं, लेकिन अगर हम महीने भर की बात करें तो नेट करीब 3% ऊपर शेयर है, 6 महीने में करीब 10% चला है, लेकिन 2025 में 22%, अगर हम साल भर के नजरिए से बात करें तो 19% की गिरावट हमने वोल्टास के शेयर में देखी है। तो ब्रोकरेजेस का भरोसा है, उसके चलते आज हम शेयर में अप मूव देख रहे हैं वोल्टास में। अच्छी एक तेजी। चलिए एक नज़रिया भी ले लेते हैं, जिगर से समझ लेते हैं टेक्निकल नज़रिया क्या है उनका। वोल्टास को लेकर आपकी राय जिगर क्या है? वोल्टास के अंदर अगर हम देखें तो काफी 3-4 महीने हो गए एक पर्टिकुलर जोन में ट्रेड करा है। करीबन अप्रोक्सीमेटली देखें तो 1460 से लेके 1300-1310 की बड़ी रेंज है। सो अभी भी कंसोलिडेशन रेंज में ही है। स्ट्रक्चर जो हिसाब से क्रिएट हो रहा है बुलिश वाला हो रहा है, बट एक बार मैं यही कहूंगा कि एक बार क्लोजिंग जो है हमें 1450 के ऊपर डेली क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से मिलती है तो ही मैं बाय करने की एडवाइस दूंगा, अनलेस अंटिल हम वेट एंड वॉच करेंगे। 1450 के ऊपर क्लोज होते ही टारगेट्स जो होंगे वो करीबन 1600-1610 तक के दिख रहे हैं वहां पे, और तभी हम स्टॉप लॉस 1500 के नीचे लगाएंगे डेली क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से। तो 1450 के ऊपर अगर निकलता है तो आपको लग रहा है कि 1610 और या उसके ऊपर के भी टारगेट जाते दिख रहे हैं, तो वेट एंड वॉच करने की सलाह आप यहाँ पे वोल्टास में दे रहे हैं। लेकिन आज आईटी सेक्टर में काफ़ी अच्छी तेजी दिख रही है। इन्फोसिस देखिए 1.5% ऊपर है, टेक महिंद्रा 1.5% ऊपर, TCS 0.25% की तेजी, और साथ साथ देखिए यूएस फ्यूचर्स में नैस्डैक फ्यूचर्स में काफ़ी अच्छी तेजी, जबकि डाउ फ्यूचर्स लाल निशान में दिख रहा है और नैस्डैक फ्यूचर्स में करीब 150 अंकों से ज़्यादा की दिख रही है डाउ फ्यूचर्स, जबकि सपाट है S&P फ्यूचर्स में मामूली तेजी। हालांकि S&P में भी काफ़ी टेक कंपनियां हैं, लेकिन नैस्डैक फ्यूचर्स में ज़बरदस्त तेजी है। एक राय आईटी सेक्टर को लेकर गौरांग सर क्या है, क्या लग रहा है यहाँ पे कुछ वैल्यू बाई के मौके दिख रहे हैं क्या? विश्वमोहन जी देखिए, अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो बुरे समय पे भी हमने आईटी क्षेत्र के ऊपर भरोसा रखा था, और ज्यादा लंबा इतिहास नहीं है। 2 अप्रैल को जब राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ की घोषणा की तो बहुत बुरी तरीके से नीचे की तरफ के दायरे हमने आईटी क्षेत्र की सूचकांक और आईटी क्षेत्र के शेयर में आते हुए देखे। मूल्यांकन के रूप से अगर आप देखने जाए तो बहुत आकर्षित हो गए थे, अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का तो भरोसा तब भी था, आज की तारीख में भी है, और तीनों ही जगहों पर खरीदारी की है। छोटे मझौले और दिग्गज आईटी क्षेत्र के शेयर में खरीदारी की राय है। छोटे शेयरों में KPIT टेक और साइंस लिमिटेड जैसी कंपनियां हैं। मझौली शेयर के सूचकांक में कोफोर्ज है, LTI माइंट्री, L&T टेक्नोलॉजीज। दिग्गजों में TCS, HCL टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, यहाँ पर खरीदारी की राय है। इसके साथ साथ एक बात ये भी देना चाहूंगा, या एक राय ये भी देना चाहूंगा कि अगर आप निवेश करने का मन बना लेते हैं इन सब शेयरों में तो नजरिया 1.5 से 2 सालों का रखें आप, क्योंकि सुधार आने में थोड़ा समय लग सकता है। सुधार आने में समय लगता है, आपको वक्त देना पड़ेगा। नजरिया थोड़ा लंबा रखेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर वैल्यू क्रिएशन में आपको मदद मिलेगी।
स्मॉल कैप से लेके मिड कैप और लार्ज कैप आईटी तक इनको पसंद है, जिसमें केपीआईटी टेक, सैंड, कोफोर्ज, एलटीआई माइंट्री, एलटीटीएस, टीसीएस, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा से लेकर इन्फोसिस तक, ये तमाम ऐसे स्टॉक है जो गौरांग सर की लिस्ट में है, उनको पसंद आ रहा है। लेकिन अभिषेक ने भी टीसीएस को लेकर कुछ इंटरेस्टिंग डेटा निकाले हैं। अभिषेक, क्या है वो डेटा और टीसीएस को लेकर क्या रिपोर्ट है आपके पास? विष्णु, देखिए, टीसीएस ने एक एनालिस्ट मीट की है और एनालिस्ट मीट में उन्होंने एआई को लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर काफ़ी बातें की हैं। मतलब आपको जानकारी होगी ही कि पिछले अगर हम 3-4 महीने की बात करें तो कई सारे उन्होंने डील्स की हैं एआई को लेकर, क्लाउड को लेकर। अभी एक एक्विजिशन भी किया था कुछ दिनों पहले, डेटा सेंटर में भी बड़ा निवेश कंपनी करने जा रही है। और उन्होंने पहली बार ये क्वांटिफाई करके बताया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विसेज से कितनी आय हो रही है। $1.5 बिलियन की उनकी सालाना आय हुई है। ये फर्स्ट टाइम उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी है टीसीएस के सीईओ के कृतिवासन ने। उन्होंने कहा कि क्लाइंट्स के लिए अब तक 5,500 एआई एंगेजमेंट्स का एग्जीक्यूशन कंपनी ने किया है और एआई सर्विसेज बार में जो ग्रोथ है वो बाकी सेगमेंट से बेहतर हो रही है। उन्होंने कहा है कि एआई सर्विसेज सेगमेंट में जो तिमाही आधार पर जो ग्रोथ है वो 16.3% पर पहुंच गई है और बीएफएसआई, लाइफ साइंसेज, मैन्युफैक्चरिंग में एआई लेड डिमांड लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी एआई लेड टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनी बनाने का टीसीएस को लक्ष्य है और इसके लिए, इस लक्ष्य को अचीव करने के लिए कंपनी ने 5 पॉइंट प्लान अपना बनाया है। ये प्लान्स क्या हैं? इंटरनल एआई ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी करेगी, एआई ड्रिवन सर्विस री इमेजिनेशन पर फोकस होगा, फ्यूचर रेडी टैलेंट पर कंपनी काम करेगी, मेकिंग एआई रियल फॉर कस्टमर्स, ये उनके एजेंडा में शामिल है और फुल स्टैक एआई इकोसिस्टम बनाने पर कंपनी का फोकस है। तो ये तमाम चीजें हैं एआई के अराउंड, क्योंकि फ्यूचर अगर ये है तो कंपनी थोड़ा फ्यूचरिस्टिक सोच रही है और इस मामले में जो बड़ी जो आईटी कंपनी सर्विसेज वाली है उनसे कहीं ना कहीं एक एज लेने की भी टीसीएस की कोशिश दिखाई दे रही है। महीने भर में अगर आप देखेंगे तो ये डील्स वगैरह हैं टीसीएस की तरफ से। 5% शेयर चला है 6 महीने में, हालांकि नेट 6% नीचे है। 2025 में 21%, साल भर में करीब 25%। तो थोड़े ग्रोथ वाले चैलेंजेस रहे हैं टीसीएस के लिए, क्योंकि जो परंपरागत उनका जो कारोबार है कंसल्टेंसी का, उसमें उतनी ग्रोथ रह नहीं गई थी। लेकिन अब ये एआई पर कंपनी फोकस कर रही है और आप कमेंट्री निकाल के देखेंगे तो काफी ज्यादा उसकी बातचीत उन्होंने की है और आज हम शेयर में तेजी बनते हुए ठीक ठाक देख रहे हैं टीसीएस में। तो अच्छी तेजी और नए इनोवेशंस की तरफ कंपनी जा रही है, एक अच्छी बात है। देखते हैं आगे क्या कुछ इसका फायदा मिलता है। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग और भी स्टॉक्स है हमारे पास और खास करके सन फार्मा, आज यहाँ पर काफ़ी गिरावट है। क्या करना चाहिए यहाँ बताएंगे ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। बाजार में इंडेक्स लेवल पे देखें तो दायरे में ही कारोबार दिख रहा है। हल्की नरमी यहाँ पर निफ्टी को में दिख रही है। 25,800 के नीचे फिलहाल निफ्टी है और निफ्टी बैंक भी आज बिल्कुल सपाट है। बेहद ही सीमित दायरे में कारोबार, 58,930 के आसपास फिलहाल बैंक निफ्टी दिख रहा है। लेकिन चलिए, एक स्टॉक है जो ब्रेक से पहले हम बता रहे थे, सन फार्मा, जहाँ पर 3.25% की गिरावट दिख रही है। गिरावट क्यों आई है और क्या कुछ इंसाइट्स है, ये समझते हैं अभिषेक से। अभिषेक, बताइए आज की गिरावट सन फार्मा में क्यों है, फिर इस पर हम राय लेंगे गौरांग सर की। सन फार्मा के लिए देखिए, एक यूएस में एक चैलेंज निकल के आया था विश्व मोहन रेगुलेटर की तरफ से और उसके बाद हमने देखा कि आज शेयर की पिटाई हुई, करीब 3.25% नीचे आपको ये शेयर कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। हालांकि दिग्गज कंपनी है लेकिन एक्शन इंडिकेटेड ओएआई स्टेटस मिला था और उसके चलते हम शेयर में आज हम प्रेशर बिल्ड होते हुए देख रहे हैं। करीब 3.25% के आसपास की गिरावट है। लेकिन जरा इस पर एक व्यू ले लेते हैं गौरांग सर से। गौरांग सर, सन फार्मा, इस फॉल को आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये अपॉर्चुनिटी है निवेशकों के लिए? अभिषेक भाई, देखिए, अमेरिकी कारोबार को लेकर के ये पहली बार नहीं है कि सन फार्मा के ऊपर एक कुछ प्रश्न चिन्ह उठे। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है और निर्णायक तरीके से कंपनी के मैनेजमेंट ने जो भी मसला है उसको सुलझाया है। समय लगता है कुछ चीजों को लेकर के, लेकिन उसको निर्णायक तरीके से सुलझाया बिल्कुल है, सही कदम उठा करके।
खरीदारी की राय है और फिलहाल जो लक्ष्यांक हमने निर्धारित किए वो 1800 के पार के हैं। अ, नतीजों पर निर्भर करेगा तीसरी तिमाही के किस प्रकार के आंकड़े लेकर के आते हैं। को लेकर ये राय आपकी आ रही है और यहाँ पर जो कमियां पाई गई थी कि प्रैक्टिस ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो उसमें कमी पाई गई सन फार्मा को लेकर, फिर इस तरह के सवाल यहाँ पर उठे हैं। कुछ और स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं जहाँ पर आज काफ़ी अच्छा एक्शन दिख रहा है। वो है एएमसीज कंपनियां हैं और साथ ही जो कुछ वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियां, यहाँ पर भी अच्छी तेज़ी दिख रही है। आज के सत्र में ज़बरदस्त तेज़ी है और वो सेबी के उस आदेश के बाद जहाँ पर एक्सपेंस रेशियो में कमी के जो आदेश आए हैं, हालांकि जो प्रपोजल था अक्टूबर में उससे कम एक्सपेंस रेशियो में उतनी ज़्यादा कटौती नहीं की गई है। ये एक बाज़ार पॉजिटिव ले रहा है, इस वजह से आज एएमसी शेयरों में उछाल दिख रहा है। अभिषेक ने इस पर कुछ डेटा भी निकाले हैं। अभिषेक, एएमसी शेयरों में आज जो तेज़ी दिख रही है इसके पीछे और क्या वजह हो सकती है? देखिए विश्वमोहन, ये देखिए मामला ये है कि म्यूचुअल फंड में जो निवेश करना है थोड़ा सस्ता हो जाएगा पहले के मुकाबले, और जो फंड मैनेजमेंट चार्जेस जिसको कि एक्सपेंस रेशियो भी कहते हैं उसमें कटौती की गई है। तो देखिए वैसे तो देखा जाए तो इनके थोड़ा फाइनेंशियल्स पर उसे हिट आएगा अगर ये कटौती की गई है, लेकिन लॉन्ग रन में अगर आप देखेंगे कि अभी भी जो पेनिट्रेशन है म्यूचुअल फंड का देश में काफ़ी ज़्यादा कम है, तो थोड़े से ना वॉल्यूम आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और आज की तेजी के पीछे वजह ये नहीं कि ये कम किए गए, वजह ये है जैसे कि आप पहले कह भी रहे थे कि जो ड्राफ्ट था, ड्राफ्ट के मुकाबले थोड़ी सी राहत दी गई है म्यूचुअल फंड कंपनीज को। एक्सपेंस को लेकर उतनी कटौती नहीं की गई है और उसके चलते हम देख रहे हैं कि आज ये उछाल आ रहा है। देखिए जो एक्सपेंस रेशियो की जो लिमिट है उसको अब से बेस एक्सपेंस रेशियो कहा जाएगा, और बेस एक्सपेंस रेशियो में पहले हम देखते थे कि एसटीटी, सीटीटी, जीएसटी, स्टैंप ड्यूटी ये सब कुछ शामिल होता था। अब इनको बाहर कर दिया गया। बाहर करने का मकसद दो है, एक तो क्लैरिटी हो जाए जो इन्वेस्टर है, दूसरा थोड़ी पारदर्शिता आ जाए, लोगों को पता चल जाए कि कौन कौन से खर्चे किस तरह के होते हैं, और ये ट्रांसपेरेंसी लाने के मकसद से ही ये किया गया है। जो बदलाव किए गए हैं, जो एक्सपेंस रेशियो जो घटाए गए हैं, आपको बता दें कि क्लोज एंडेड इक्विटी स्कीम के लिए जो बीआर होगा अब वो 1.25% से घटकर 1% रह जाएगा। इंडेक्स फंड और ईटीएफ के लिए बीआर 1% से घटकर 0.9%, और लिक्विड स्कीम में निवेश वाले जो फंड ऑफ फंड्स होते हैं उसके लिए जो बीआर होगा 0.9% होगा। तो एक तो ये चेंजेस हुए हैं, जो जितनी अनुमान पहले था जो ड्राफ्ट में था उससे थोड़े से कम है। और जो ब्रोकरेजेस हैं, ब्रोकरेजेस पर भी हम देख रहे हैं कि जो ये पे करते हैं उसमें भी कटौती की गई है। कैश ट्रांजैक्शन पर जो ब्रोकरेज फी है वो लगेगी 6 बेसिस पॉइंट, और एफएनओ ट्रांजैक्शन पर 2 बेसिस पॉइंट। तो ये भी थोड़ी सी राहत इनको दी गई है और ये वजह है। अब इस पर ना मॉर्गन स्टैनली का, जेफरीज का, सीएलएसए का रिपोर्ट आया है और उन्होंने एक सुर में कहा है कि असर तो होगा इनके आय पर, लेकिन वो काफी हद तक डिस्ट्रीब्यूटर को पास ऑन करके उसको मिटिगेट कर लेंगे, उस रिस्क को 60-70% अपने डिस्ट्रीब्यूटर को पास ऑन कर देंगे। जो नेट इंपैक्ट होगा वो 1 से 1.5 बेसिस पॉइंट के आसपास को होगा। और मॉर्गन स्टैनली ने एचडीएफसी एएमसी को लेकर कहा है कि उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर 4% के आसपास तक का असर होगा। जेफरीज ने कहा है कि पहले से राहत मिली है और इक्विटी एएम का 3 से 5 बेसिस पॉइंट का असर पड़ सकता है, और सीएलएसए ने कहा है कि काफी हद तक ये न्यूट्रल है कंपनीज की अर्निंग के लिहाज से, और 2 से 3 बेसिस पॉइंट तक का ही असर पड़ेगा, तो ज्यादा असर नहीं होगा। पहले जब ये ड्राफ्ट आया था हमने देखा था कि शेयर में नीजर करेक्शन आया था, तो काफी हद तक जो चीजें थी वो भाव में प्राइस्ड इन थी। अब ये राहत जो मिली है, रिवाइज्ड जो फाइनल जो गाइडलाइन आई है, उसके चलते आज हम शेयरों में उछाल आ रहा है। तो ये कुछ डिटेल्स है और इस वजह से बाजार को लग रहा था जो एक्सपेंस रेशियो है वहाँ पे ज़्यादा कटौती करनी पड़ सकती, तो उनके अनुमान से कम। और दूसरा जो कटौती की भी गई है, जो मार्जिन पे ज़्यादा असर इसलिए उनको नहीं लग रहा कि कुछ इसमें से वो जो उनका इकोसिस्टम है, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, उनको भी ये पास ऑन कर देंगे। एएमसीज पर एक राय ले लेते हैं गौरांग सर की। और गौरांग सर, अगर एएमसी कंपनीज़ की अगर बात करें, यूटीआई एएमसी हो या एचडीएफसी एएमसी, अब तो नया नाम भी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी भी आने वाला है, लेकिन उससे पहले जो बाकी लिस्टेड प्लेयर्स हैं उसमें आपको क्या पसंद आ रहा है?
तो विश्वमोहन जी देखिए, ये जो परिवर्तन कल देर शाम को सेबी के मुखिया के तरफ से सुनने को मिला और बदलाव किया गया, इसका कारण और मूल वजह यह है कि धीरे धीरे करके जिस प्रकार से भारत में स्थापित नागरिक शेयर बाजार से जुड़ने का प्रयास हो रहा है, चाहे आप सीधे सीधे शेयर बाजार में करके निवेश कीजिए या फिर आप एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की सेवाओं का लाभ लेकर के निवेश करें। और ये इसलिए भी किया गया क्योंकि अनुशासन और पारदर्शिता आने के लिए जरूरी थी, और यहां से आगे जाकर के भी मुझे लग रहा है विश्वमोहन जी के ये और भी बदलाव यहाँ पर आते रहेंगे निर्णायक समय पर। जो दो कंपनियों पर हमारी खरीद की राय है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में, वो है एचडीएफसी एएमसी और निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये दो कंपनी के ऊपर हमारी रिसर्च टीम की तरफ से बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए निवेश की राय है। ऑन एएमसी और साथ ही एचडीएफसी एएमसी, ये दोनों आपको एएमसी स्पेस से आपको ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। चलिए, हमारे इस बीच हमारे साथ यस सिक्योरिटीज से लक्ष्मीकांत शुक्ला जी भी जुड़ गए हैं। गुड आफ्टरनून लक्ष्मीकांत जी, आप अपने ट्रेड्स बता दीजिए, क्या लग रहा है आज? अब ट्रेड में तो काफ़ी कम समय बचे हैं, आप अपने बीटीएस एसटीबीटी कॉल्स भी बता सकते हैं। देखिए, मार्केट की वोलेटिलिटी को देखते हुए एक बाय साइड और सेल साइड का रिकमेंडेशन हम देंगे। सबसे पहले बाय रिकमेंडेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मुझे अरविंदो फार्मा बेहतर लग रहा है। फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है, स्टॉक ने अपने 20 डीएमए लेवल को रिक्लेम किया है। एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हमें निचले स्तर पर देखने को मिल रहा है। सो 1200 के आसपास, 1205 के आसपास हमें अगर औरो फार्मा मिलता है तो इसमें बाय करके चलना चाहिए। हमारे जो जो स्टॉप लॉस है यहाँ पर हमें 1170 का रखना है, और जो अपसाइड के जो टारगेट हैं वो निकल कर आ रहे हैं 1260 के। दूसरा सेल साइड का रिकमेंडेशन रहेगा, वो है एंजल वन का। एंजल वन में एक वीकनेस देखने को मिल रही है। पिछले 3 दिनों से यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है, और अभी फिलहाल ये स्टॉक अपने 100 डीएमए लेवल के नीचे फिसलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है थोड़े से बेरिश देखने को मिल रहे हैं एंजल वन में, तो इसको हमें सेल करके चलना है। यहाँ पर जो हमें स्टॉप लॉस लेना है वो लेना है 2530 का, और निचले स्तर पर जो हमारे टारगेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2350 के। ठीक है, ये सेल की रिकमेंडेशन एंजल वन को लेकर। अच्छा, शुरुआत में ना गेंस थे करीब 1.5% के आसपास के। अब देखिए लाल निशान में ये शेयर फिसल गया है और 2350 रुपए के टारगेट हैं इस पर लक्ष्मीकांत जी की, 2530 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, मेटल स्टॉक्स में आज हम देख रहे हैं गौरांग सर, रौनक है और सिलेक्टिव बाइंग हालांकि है, लेकिन इस साल अच्छी रफ्तार रही है। निफ्टी मेटल इंडेक्स की बात करें करीब 22% चला है, तो निफ्टी को तो बड़े मार्जिन से आउट परफॉर्म किया है। और आज हम देख रहे हैं कि इंटरग्लोब हिंडाल्को में 1% के आसपास की तेजी है। इसके अलावा आज वेदांता ने नया हाई बनाया है। वेदांता 6 सत्र से लगातार ये शेयर चल रहा है, रिकॉर्ड हाइस पर है वेदांता। क्या राय होगी आपके मेटल पैक को लेकर और वेदांता को लेकर? एक विशेष टिप्पणी आपसे चाहिए सर। क्या यहां से आप और इन्वेस्टर इंटरेस्ट बढ़ते हुए शेयर में देख रहे हैं डिमर्जर के मद्देनजर? तो अभिषेक भाई देखिए, जिस प्रकार से काफी लंबे समय से ये बातें चल रही थी डिमर्जर को लेकर के, लेकिन कुछ न कुछ अटकलें, सर्वोच्चम न्यायालय, एनसीएलटी वगैरह वगैरह वगैरह, अब निर्णायक तरीके से अनुमति मिल गई है एनसीएलटी की तरफ से कंपनी को विभाजन करने के लिए। डिस्क्लोजर देना अनिवार्य होगा कि वेदांता के ऊपर काफी लंबे समय से हमारी खरीदारी की राय है। वैल्यू अनलॉकिंग जो है वो शेयर धारकों के लिए ये बिल्कुल संभव है आने वाले भविष्य में, तो निवेश की राय है। इसके अलावा हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, एमडीसी, नाल्को, इन सब कंपनियों पर, धातु क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों पर निवेश की राय। और एक काफी लंबे अरसे के पश्चात, काफी लंबे समय के बाद अभिषेक भाई, हमने धातु क्षेत्र में जो ऊपर के तरफ के दायरे हैं वो टिकते हुए दिखे। और उसका मुख्य कारण ये है कि जो खबरें खास करके चाइना से आती है उसका सीधा सीधा असर, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, धातु क्षेत्र के सूचकांक के और शेयर पे पड़ता है। और जिस प्रकार से घरेलू
परिस्थिति में मांग बढ़ने की संभावना है, जिस प्रकार से निर्माण कार्य हो रहा है, हमें लग रहा है कि फ्लैट और लॉन्ग प्रोडक्ट्स के दाम आने वाले भविष्य में शायद ऊपर की तरफ जा सकते हैं और लागत खर्च कम हुआ है, जिसके कारण जो शुद्ध मुनाफे के मार्जिन है उसमें भी वृद्धि होने की संभावना है। ठीक है, तो ये राय होगी मेटल पर। और निश्चित तौर पर देखिए, चीन में एक खबर ये भी वहां पर आ रही है, वहां पर हो सकता है कि जो उनका सेंट्रल बैंक है वो कुछ राहत दे इंटरेस्ट रेट्स को लेकर। एक स्टिमुलस पैकेज की बात चल रही है इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, और इकोनॉमी को अगर रिवाइव करना है तो जो प्रॉपर्टी सेक्टर लगभग जीडीपी में 25-30% का शेयर रखता है, उसको रिवाइव करना पड़ेगा, जिसका सीधा बेनिफिशियरी भारतीय मेटल कंपनीज भी होंगी। हिंद कॉपर जरा आप एक बार लेकर आइए स्क्रीन पर। हिंद कॉपर हम देख रहे हैं कि 52 वीक नए हाइस पर शेयर चला गया है और महीने भर से बड़ा बढ़िया मोमेंटम बना है। 17-18% ये शेयर चला है और खूबसूरत सीढ़ियां बनी है। एक महीने का अगर आप चार्ट देखेंगे हिंदुस्तान कॉपर, आप देख लीजिए, एक महीने के नजरिए से भी जरा इसको लेकर आइए। 388-390 का आज इसने हाई बनाया है और महीने भर में इस महीने में सिर्फ 14-15% ये चल चुका है। लक्ष्मीकांत जी, हिंदुस्तान कॉपर पर आपका व्यू, मेटल में अगर कोई ट्रेड लेना हो आपके हिसाब से बेहतर बेट्स कौन से हो सकते हैं? तो बेहतर बेट अभी भी हिंडेल्को ही नजर आ रहा है। वहीं पर अगर हम हिंदुस्तान कॉपर की अगर बात कर रहे हैं तो 3 दिनों के डिक्लाइन के बाद एक अच्छा खासा रिबाउंड देखने को आया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से फर्दर अपसाइड के गेन देखने को मिल सकते हैं। जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 400 के पास दिखाई दे रहा है। बट हिंद कॉपर काफी वोलेटाइल रहता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल इतना अच्छा मिलता नहीं है, तो इसलिए हमारी नजर हिंडेल्को पर है। तो मुझे लगता है कि करंट लेवल से हिंडेल्को में हमें 900 रुपए के लक्ष्य मिल सकते हैं। वहीं पर जो स्टॉप लॉस है वो हमें अभी दिखाई दे रहा है 840 के आसपास। तो मुझे लगता है कि जब तक हिंडाल्को 840 के ऊपर रहता है तब तक हम 900 का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो हिंडाल्को एक बेहतर विकल्प है स्विंग ट्रेड के लिए। हिंडाल्को एक बेहतर बेट है, 900 रुपए की टारगेट भी आप देख सकते हैं। और अगर हम इस साल की बात करें तो मेटल इंडेक्स अगर 22% चला है तो हिंडाल्को चला है उसके डबल 44%। ये स्ट्रेंथ दिखी है हिंडाल्को में और आगे भी इसको लेकर भरोसा हमारे एक्सपर्ट्स का कायम है। 3:15 बज गए हैं, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, बहुत छोटा सा ब्रेक होगा। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और शेयरों पर हम चर्चा करेंगे। लक्ष्मीकांत जी से उनके बीटीएसटी और एसटीबीटी के ट्रेड भी समझेंगे, आपके जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। एक और स्टॉक हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे मेटल्स की, उसमें से टाटा स्टील पर नजर डालते हैं। हालांकि आज ये स्टॉक आपको जरूर कमजोर दिखेगा, लेकिन इस साल देखें तो 2025 में करीब 17% की तेजी टाटा स्टील में आई, 23% की तेजी आई ईयर टू डेट, और पिछले एक साल में 17% की ईयर टू डेट अगर देखें तो करीब 23% की तेजी टाटा स्टील ने दिखाई है। टाटा स्टील के जिस तरह के प्लान्स हैं उस वजह से ये कंपनी के स्टॉक को भी सपोर्ट कर रहा है। कंपनी ने बड़े कैपेक्स के एक्सपेंशन प्लान को हाल में ही मंजूरी दी है और नीलांचल इस्पात निगम में जिस तरह से क्षमता को 1 MTPA से बढ़ाकर 4.8 MTPA किया गया, यानी करीब 4.5 गुना बढ़ाने की जो योजना है उसका फायदा है। और साथ साथ यहाँ पर जो कंपनी की जो लॉन्ग प्रोडक्ट्स है उसमें हिस्सेदारी लगातार बढ़ाने की कोशिश हो रही है। और आपको बता दें कि भारत की कुल स्टील की जो डिमांड है उसमें से 55 से 60% तक सिर्फ लॉन्ग प्रोडक्ट की डिमांड रहती है, और उसका फायदा यहाँ पर अगर ये इस सेगमेंट में अगर एक्सपेंशन टाटा स्टील कर डेफिनेटली एक बड़ा फायदा यहाँ पर मिल सकता है, और उसी वजह से इस तरह की तेजी हमने अब तक देखी है। लेकिन क्या आगे भी इसमें तेजी जारी रह सकती है? लक्ष्मीकांत जी से समझ लेते हैं। लक्ष्मीकांत जी, आपने हिंडाल्को हिंदुस्तान कॉपर पर तो राय दे दी है, टाटा स्टील पर क्या राय है? देखिए, शॉर्ट टर्म बेसिस पे मुझे लगता है कि 165 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर टाटा स्टील आने वाले समय में 165 के लेवल को डिफेंड करता है और यहाँ से रिबाउंड होता है तो एक बुलिश हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है, जिसका ब्रेकआउट 173 के ऊपर आएगा।
अगर मुझे लगता है 173 के लेवल्स टूटते हैं तो एक शार्प अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और उस दौरान ये स्टॉक फिर से अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो कि 185 186 तक आ रहे हैं वहां तक दिखाई देगा, तो इसको नजर में रखना चाहिए। और मेरे हिसाब से करंट लेवल पे एक बार रिस्क लेना मुनासिब होता है इस स्टॉक में, कि जो कि बहुत ही फेवरेबल दिखाई दे रहे हैं। करंट लेवल अभी 168 का है, तो 165 केवल 3 रुपए ही दूर है। तो मुझे लगता है कि करंट इसमें बाइंग की जा सकती है और 173 के ब्रेकआउट का वेट किया जा सकता है। जैसे ही अगर 173 के लेवल्स टूटते हैं तो वहां से फिर हमें अच्छे खासे लेवल्स 186 तक के देखने को मिल सकते हैं टाटा स्टील में। उसका आप ध्यान रखिएगा। टाटा स्टील के लिए स्टॉप लॉस क्या है अगर कोई करंट लेवल पे ट्रेड करता है तो, लक्ष्मीकांत जी? जी 165 का स्टॉप लॉस रहेगा क्लोजिंग बेसिस पर। तो मुझे लगता है कि 165 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर हम बाइंग रिकमेंड किया जा सकता है। कोई यहाँ पे बीटीएसटी या एसटीबीटी ऐड करेंगे क्या, लक्ष्मीकांत जी? जी बीटीएसटी के लिए मुझे अदानी पोर्ट बेहतर लग रहा है। अदानी पोर्ट में 50 डीएमए के सपोर्ट के बाद एक बाइंग देखने को मिल रही है। तो अगर ये 1500 लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तो यहाँ से हमें 1550 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं अदानी पोर्ट में। हमें स्टॉप लॉस रखना है 1475 का। और अगर मैं सेल साइड देख रहा हूँ तो मुझे मुथूट फाइनेंस में वीकनेस दिखाई दे रही है। तो ये एसटीबीटी के लिए एक अच्छा रिकमेंडेशन हो सकता है। पर जो हमारी टारगेट जो स्टॉप लॉस है वो हमें रखना है 3835 का, और जो टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं अराउंड 3600 रुपीज का। ओके, चलिए, लेकिन अब बात कर लेते हैं इवेंट्स टू वॉच की, जहां पे बाजार बंद होने के बाद ग्लोबल मार्केट में ऐसे कौन कौन से इवेंट्स हैं जो बाजार पे असर डाल सकते हैं, या कौन कौन से अहम इवेंट्स हैं, कौन कौन से डेटा कल आने वाले हैं। पूरी लिस्ट के साथ तृप्ति उपाध्याय मौजूद हैं। तृप्ति, बताइए कौन कौन से बड़े इवेंट्स हैं जिस पे बाजार को नजर रखनी चाहिए? जी हाँ, कल के अहम इवेंट्स पर नज़र डाल लेते हैं। शुरुआत करते हैं यूएस के साथ। तो कल यूएस में यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन कंज्यूमर सेंटिमेंट के आंकड़े यहाँ पर जारी करेगी। काफ़ी अहम नंबर होता है यूएस के लिहाज से, तो इन आंकड़ों पर अपनी नज़र बनाकर रखिए। यूरोप की बात करें तो यहाँ पर भी आपको रिटेल सेल्स के नंबर आते हुए नजर आएंगे। चाइना में देखिए कल सीपीआई और ब्याज दरों को लेकर फैसला सुनाया जाएगा, तो इस पर भी अपनी नज़र बनाकर रखिए। इंडियन मार्केट्स का हैं यहाँ पर कल आपको फॉरेक्स रिजर्व के आंकड़े आते हुए नजर आएंगे। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का आईपीओ आया था, तो कल इसकी एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग होने वाली है। देखना होगा कितने पर ये लिस्ट होता है। कैपिलरी टेक में देखिए 4% इक्विटी का लॉक इन पीरियड कल खत्म होने वाला है, और इसके अलावा ओसवाल पंप्स में भी 6% की इक्विटी का लॉक इन पीरियड कल खत्म होगा। इन सब के अलावा ग्लोबल कंपनी नाइकी अपने क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पर जारी करेगी, तो इनके नतीजों पर भी नजर रखिए। ये थे कल के लिए अहम इवेंट्स जो आपकी नज़र में रहना चाहिए। शुक्रिया तृप्ति, ये पूरी लिस्ट लेकर आने के लिए कि कौन कौन से अहम इवेंट्स हैं जिस पे आपको नज़र रखनी चाहिए। चलिए फटाफट से कुछ और स्टॉक्स पे राय ले लेते हैं, फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। एसबीआई कार्ड्स में भी आज अच्छी तेजी है, करीब 2% की तेजी है। नए लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पे ऐड होते दिख रहे हैं। एसबीआई कार्ड्स को लेकर क्या राय है, लक्ष्मीकांत जी? लोअर लेवल से स्ट्रेंथ दिखाया है इस स्टॉक ने, और यहाँ पर जो फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है वो है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। सो एक फर्दर रिबाउंड देखने को मिल सकता है टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 860, बट 860 पर हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर 100 डीएमए का रेजिस्टेंस मौजूद है। अगर 860 के ऊपर निकलेगा तभी फिर से इसमें बाइंग रेकमेंड किया जा सकता है। अदरवाइज शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव मुझे लगता है कि 860 865 तक देखने को मिलेगा। ओके, 855 860 तक का शॉर्ट टर्म पुल बैक आपको लग रहा है, तो बहुत ज़्यादा तेजी की उम्मीद नहीं लग रही है अभी। कमिंस में देखिए आज 3% टूट गए हैं, काफ़ी शॉर्ट्स यहाँ पे बिल्ड हुए हैं और बड़े वॉल्यूम के साथ हुए। कमिंस को लेकर क्या रहा है, लक्ष्मीकांत जी? क्यूमिंस में एक डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला है। आरएसआई में बेरिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। सो आज के सत्र में इसने जिस तरीके से 20 डीएमए के लेवल के नीचे ब्रेकडाउन दिखाया है, उसको देखने में यही लग रहा है कि फर्दर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। अभी फिलहाल जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 4290 के आसपास देखने को मिल रहा है। अगर उसके नीचे फिसलता है तो वहां से हमें और गिरावट देखने को मिल सकती है क्यूमिंस इंडिया में। ठीक है, कमेंट्स को लेकर ये व्यू आज हम देखने की अक्रॉस द बोर्ड जो भी कैपिटल गुड्स वाले जो शेयर है ना वहां पर आपको गिरावट दिखाई देगी, और कमेंट्स डे लो पर करीब 3% के आसपास की गिरावट हम शेयर में देख रहे हैं। इसके अलावा सीमेंस में भी आपको प्रॉब्लम दिखाई देगी। एबीबी का शेयर भी आज नीचे है।
निफ्टी सपाट क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ 6 मिनट के आसपास का समय रह गया है और निफ्टी बैंक की बात करें तो इसमें भी जो स्ट्रेंथ आई थी इंट्राडे में जो 59,000 के ऊपर निकला था उसको गंवा के 58,900 के आसपास की क्लोजिंग की तैयारी कर रहा है निफ्टी बैंक। तो हमने आपको कहा था कि जो सपोर्ट लेवल निफ्टी के लिए है 25,800 के हैं, निफ्टी बैंक के लिए 58,800 के हैं, उसी के आसपास आज फिर से हम क्लोजिंग होते हुए देख रहे हैं। और अगर आप अभी लाल निशान निफ्टी में देखेंगे तो लगातार चौथा सत्र हो जाएगा जब हम शेयर में गिरावट देखेंगे। लेकिन कुछ और शेयरों की जरा बात करते हैं जहां पर आपके लिए मौके बन सकते हैं। आप देखिए M&M फाइनेंशियल में करीब करीब 4% की तेजी इस वक्त है और एक अच्छी क्लोजिंग देने की तरफ M&M फाइनेंशियल शेयर बढ़ रहा है। और हमने देखा कि कल भी बाइंग हुई थी, आज भी बाइंग हुई है, तो एक मतलब लगातार रिकॉर्ड बने थे M&M फाइनेंशियल में। स्ट्रॉन्ग रूरल प्रेजेंस है M&M फाइनेंशियल का। हमने देखा कि क्रेडिट कॉस्ट थोड़ी हाई होती है लेकिन NPA क्लेम ने बहुत अच्छे से किया और अच्छी बैलेंस शीट अपनी कर ली है। फंडामेंटली तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लक्ष्मीकांत जी, आप जरा टेक्निकल्स बताइए, M&M फाइनेंशियल क्या यहाँ से भी लॉन्ग करना चाहिए? देखिए, टेक्निकली ये जो स्टॉक है वो स्ट्रांग है। हमें सुबह के सत्र में ही कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला था 355 के ऊपर और वहां पर जो अभी भी फिलहाल जो मोमेंटम है वो अपसाइड का ही दिखाई दे रहा है। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस 370 का है, अगर उसके ऊपर निकलता है तो वहां से फिर हमें 385 के लेवल्स महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में देखने को मिल सकते हैं। सो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो बुलिश साइड का ही है। 370 के ऊपर अगर निकलता है तो वहां से 385 90 के लेवल देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर उस 370 के ऊपर निकलता है तो फिर जरूर बाय करके चलना चाहिए इस स्टॉक को। ठीक है, ये मैंने फाइनेंशियल को लेकर ये व्यू, लेकिन सम्मान कैपिटल की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन आ रहा है, एक सफाई आ रही है और कंपनी ने कहा है कि गहलोत परिवार से, यानी कि समीर गहलोत जो कि कंपनी के पूर्व CEO थे जब इसका नाम हुआ करता था इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, एक जांच भी चल रही थी। आपको याद होगा कि CBI को कहा था सुप्रीम कोर्ट ने क्या बहुत फ्रेंडली अप्रोच ना रखिए सम्मान कैपिटल के मामले में जांच में। उसी में कहा कि नहीं, उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है और 2021 तक ही कंपनी के प्रमोटर थे और अब उनसे कंपनी से कोई वास्ता नहीं है। 2021 से कंपनी के प्रमोटर नहीं है सम्मान कैपिटल की तरफ से। तो चीज़ें पहले भी आ चुकी हैं कुछ, लेकिन एक नीजक रिएक्शन आया, थोड़ा संभलने की कोशिश, लेकिन 1.25% नीचे ये शेयर आपको दिखाई देगा। एक रेंज में कारोबार किया है सम्मान कैपिटल ने और अगर आप महीने भर में देखेंगे ना तो ये पहुंचा था शेयर करीब करीब 190 रुपये के आसपास। वहाँ से जो ही सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश आया था जांच एजेंसियों के लिए, उसके बाद हमने शेयर में वेकवाली देखी और ये आ गया 140 रुपये के आसपास। एक क्विक व्यू इस पर लक्ष्मीकांत जी, सम्मान कैपिटल पर। देखिए, सपोर्ट सम्मान कैपिटल का भी 135 के आसपास दिखाई दे रहा है, वहां पर इसके 200 DMA लेवल्स हैं और स्टिल दिखाई दे रहा है 155 के आसपास। वहीं पर हमने देखा है कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, तो मुझे लगता है कि 150 के ऊपर 155 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो देन आफ्टर इसमें मैं बाइंग देखने को मिल सकती है। वहां से फिर स्टॉक 165 168 के लेवल को रिटेस्ट करता हुआ दिखाई देगा। अभी फिलहाल जिनके पास पहले से तो 135 के स्टॉप लॉस के साथ वो होल्ड करके चल सकते हैं। 135 के साथ होल्ड कर सकते हैं। हालांकि जिस तरह के अगर गवर्नेंस के इश्यूज हो तो सलाह यही हो कि जब तक चीज़ें साफ ना हो जाए कंपनी ऐसी कंपनियों से दूर रहना चाहिए। शुक्रिया लक्ष्मीकांत जी। जाने से पहले सर आपका डिस्क्लेमर चाहेंगे, आज जितने भी शेयरों पर आपने राय दी इससे जुड़े हुए डिस्क्लेमर क्या हैं? जी हाँ, यहाँ पर जितने भी शेयर्स के बारे में बात किया है उन स्टॉक्स का मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में बाइंग और सेलिंग नहीं है। हालांकि हमारे यस बैंक और यस सिक्योरिटी क्लाइंट्स की बाइंग या सेलिंग हो सकता है। ओके, शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि आज उन्हें करना क्या चाहिए और एजुकेट भी किया आपने। चलिए क्लोजिंग कॉल्स में क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह की क्लोजिंग हो रही है। बिल्कुल सपाट क्लोजिंग की संभावनाएं आज लग रही है 25,820 के आसपास। कल का जो क्लोजिंग लेवल है उसी के आसपास निफ्टी टिकता दिख रहा है और इंडिया विक्स देखिए 10 के नीचे ही है। यहाँ पर भी डायरेक्शन का अभाव है, इस वजह से इंडेक्स पिछले कई सत्रों से हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर दायरे में ही इंडेक्स लेवल पे काम हो रहा है। लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक और कुछ स्टॉक्स में अच्छा एक्शन दिख रहा है। आईटी में आज काफ़ी अच्छी तेजी थी, दिग्गज आईटी कंपनियां जिसमें टीसीएस के अलावा इन्फोसिस, महिंद्रा, विप्रो जैसी तमाम ऐसी कंपनियां थी जहां पर आज अच्छी मजबूती के साथ कारोबार हुआ। सिर्फ दिग्गज आईटी नहीं, मिड कैप और स्मॉल आईटी कंपनियों से भी आज बाजार को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। आज की तेजी में
मिड कैप कंपनियों ने भी पार्टिसिपेट किया है। कुछ सेक्टर में अगर बात करें तो रियल एस्टेट के कुछ चुनिंदा स्टॉक्स थे और मेटल के कुछ चुनिंदा स्टॉक थे, जहां पर आज के सत्र में अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। तो जो क्लोजिंग हुई है वो करीब मामूली कमजोरी के साथ होती दिख रही है। चंद सेकंड में वो फाइनल नंबर आपको बता दूंगा। 25,800 के आसपास की क्लोजिंग निफ्टी की, और निफ्टी बैंक की क्लोजिंग भी मामूली कमजोरी के साथ 58,900 के आसपास। बिल्कुल म्यूटेड बाजार आज का सीमित दायरे में पूरे दिन। हेवीवेट रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी सपाट कारोबार 1545। हेवीवेट एचडीएफसी बैंक, ये जो बड़े वेटेज वाले स्टॉक्स हैं, यहां से भी कोई सपोर्ट नहीं मिला। हालांकि आईसीआईसीआई बैंक में आज कुछ तेजी दिखी, लेकिन आज का जो निफ्टी का टॉप गेनर था इंटर ग्लोब एविएशन, और मैनेजमेंट की कमेंट्री से ज्यादा यहां पे होता दिखा। और इसके बाद जो सपोर्ट मिला पूरी तरह से आईटी कंपनियों से, टीसीएस हो, टेक महिंद्रा हो, इन्फोसिस हो, विप्रो हो, एचसीएल टेक हो, तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छी तेजी दिखी। इसके अलावा बियॉन्ड इसके आईटी के मैक्स हेल्थ अच्छी तेजी यहां पर दिखी है। मैक्स हेल्थ के अलावा मेटल्स में हिंडाल्को है, वहां पर अच्छी तेजी दिखी है। लेकिन आज निफ्टी के टॉप लूजर में सन फार्मा, जहां 0.3% की गिरावट दिखी। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का अभाव दिखा और कंपनी के खिलाफ जिस तरह से जांच के आदेश आए, ऑब्जर्वेशंस मिले, उसका यहां पर दबाव दिखा। इसके अलावा मेटल्स में टाटा स्टील इस साल 22-23% तक चलने के बाद आज कुछ नरमी देखने को मिल रही है। पावर ग्रिड, एशियन पेंट्स, टाटा कंज्यूमर जैसे कुछ स्टॉक्स थे जहां आज के सत्र में दबाव देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग हुई है। निफ्टी 25,815 के लेवल पे कल से बस 3 पॉइंट नीचे, और बैंक निफ्टी में मामूली कमजोरी 58,900 पे, बिल्कुल फ्लैट। जैसा हम पहले ही कह रहे थे कि दिसंबर के आखिरी 2 हफ्ते में इस तरह की क्लोजिंग दिखती है। वॉलेटिलिटी आपको तो जरूर दिखेगी, लेकिन एफआईआईज यहाँ से गायब रहते हैं, वॉल्यूम कम रहता है। तो ये इसी नोट पर क्लोजिंग बेल्स को समेटते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको कल के बाजार में आपको क्या करना है ये बताएंगे। मुझे और अभिषेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।